नेक्स्ट है हमारा लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड विच इज़ गिवन टू द पीएम मोदी। अगर हम बात करें लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड की, तो ये कौन देता है, किसको मिला है और ये क्यों मिला है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये देता कौन है अवार्ड? दिस अवार्ड इज बीइंग गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स देता है। किसने इनको दिया है? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको दिया गया है। और ये क्यों दिया गया है? क्योंकि ये अवार्ड उनको दिया जाता है जिन्होंने अपने पूरे वर्ल्ड में अपनी कंट्री की जो लीडरशिप है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रखा होता है। मतलब उनके आने के बाद इंडिया की जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पर वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अवार्ड। यूपीएससी में नहीं आता, लेकिन जो छोटे पेपर्स हैं, चाहे वो एसएससी लेवल के हैं, चाहे वो बैंकिंग लेवल्स के हैं, चाहे वो आपके किसी स्टेट लेवल के एग्जाम है, उनमें ये अवार्ड्स पूछे जाते हैं, खास करके जो इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज को मिल रखे होते हैं। तो या तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिल रखे हों या फिर आपके किसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिल रखे हों। तो जो भी अवार्ड इनको मिल रखे होते हैं हमें उनको देखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो कौन देता है? यूनाइटेड स्टेट्स देता है। कौन देता है? किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और क्यों मिला है ये आप लोगों को पता लग गया अब। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कलाया वोल्केनो ऑन दी हवाईयन बिग आइलैंड। देखो जो वोल्केनो इरप्ट होता है हम उसको पढ़ते ज़रूर हैं करंट अफेयर्स में। हमने पिछले जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ से करंट अफेयर अभी कंपैरिजन कर चुके हैं हम लोग। हमने उनमें कई सारे वोल्केनोज देखे हैं जो इरप्ट हुए थे, वो कौन सी कंट्री में है ये भी हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, मेरे को आप लोग बताओगे कि जो सांगे वोल्केनो है ये कहाँ पर है? सांगे वोल्केनो कहाँ पर इरप्ट हुआ था? और साथ में आप मुझे बताओगे सेमेरू वोल्केनो कहाँ पर इरप्ट हुआ था। ये 2 वोल्केनोज कहाँ इरप्ट हुए आप लोग मुझे बताओगे। और अभी जो रिसेंटली न्यूज़ में है दैट इज़ किलाउया वोल्केनो, ये कहाँ पर है? ये आपका हवाईयन आइलैंड में है, जो रिसेंटली अभी इरप्ट हुआ है बिकॉज ऑफ सम अर्थक्वेक एक्टिविटी। ठीक है, तो जो भी आइलैंड, जो भी वोल्केनो न्यूज़ में रहता है या वो इरप्ट हुआ है या फिर वो डॉर्मेंट हो चुका है, कोई इरप्शन देखने को नहीं मिल रही है, जिस भी वजह से वो न्यूज़ में रहा हो, हमें पता होना चाहिए कि भाई वो कहाँ पर है एक्चुअली। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं जो भी पिछले मंथ्स में हम लोग कर चुके हैं वो कौन से करंट अफेयर्स में वोल्केनो रहा है। तो किसी भी कंट्री में कोई वोल्केनो इरप्ट हुआ हो तो हमें वो न्यूज़ में रहना है ये वो, और वो हमें याद रखना ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं नेशनल फार्मर्स डे। इंपॉर्टेंट डेज हैं क्योंकि दिसंबर का वाला महीना ऐसा है जिसमें काफ़ी सारे डेज मनाए जाते हैं, क्योंकि साल खत्म होने वाला होता है, हर किसी को थैंक यू बोलना होता है, फार्मर्स को थैंक यू बोलना है, गुड गवर्नेंस वाला डे मनाना है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी चलती रहती है दिसंबर वाले मंथ में। अगर हम राष्ट्रीय किसान दिवस या नेशनल फार्मर्स डे की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है आपका 23 दिसंबर। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता था? 25 दिसंबर। वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता था? 5 दिसंबर, है ना। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता था? 10 दिसंबर, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये इसमें क्या है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इट इज़ टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 5th प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह। ये हरियाणा से बिलोंग करने वाले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। मेरे को बताना है कि चौधरी चरण सिंह कहाँ से थे, हरियाणा से थे या यूपी से थे? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कहाँ पर ये बेसिकली क्यों मनाया जाता है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, तो आपको डे याद रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट, मतलब इंडिया में लेपर्ड का क्या स्टेटस है, क्या इनकी पॉपुलेशन बढ़ी है, क्या इनकी पॉपुलेशन कम हुई है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें देखते हैं कि भाई क्या है ये चीज़, स्टेटस ऑफ लेपर्ड क्या है। पहली बात तो ये रिपोर्ट रिलीज किसने करी है? दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये रिपोर्ट कौन सी है? ऑफ द 2018 मंथ, 18 ईयर। ठीक है, तो 18 ईयर वाली ये बेसिकली रिपोर्ट है। अगर हम देखें इसमें इंडिया में लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है फ्रॉम 7,910 7,910 टू 12,852, 12,852 हो चुके हैं। 7,910 किस में थे? 2014 में थे। और 12,852 किस में हैं? 2018 में है। तो 4 साल में बेसिकली इतना हमारा पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड इंक्रीज हो चुका है, विच इज़ अराउंड दी 60% ऑफ इंक्रीज। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई स्टेटस क्या है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो ये इंक्रीज हुआ है। और अगर हम स्टेट वाइज की बात करें तो सबसे पहला जो स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स हैं दैट इज़ मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है कर्नाटका और उसके बाद आता है महाराष्ट्र।
तो आपको चाहे वो लेपर्ड सर्वे हो, चाहे वो टाइगर का सर्वे हो, चाहे वो फॉरेस्ट कवर का सर्वे हो, पता होना चाहिए कि भाई पहले कौन से ऐसे 3 स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वो चीज़ पाई जाती है। तो लेपर्ड के केस में हमें ध्यान रखना है मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। और ये मेनली क्या है, ये लेपर्ड एक ऐसी स्पीशी है जो आपको फॉरेस्ट एरियाज में भी मिलेगी, ये आपको एरिड एरिया, जो ड्राई एरियाज हैं, जो डेजर्ट लाइक कंडीशंस हैं, वहाँ पर भी आपको ये मिलेंगे। ये आपको मतलब हिल्स पर भी मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, हिमालयस वाले रीजन में, तो ये हर जगह मिलते हैं मेनली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये ऐसी स्पीशी है जो हर जगह मिलेगी। और साथ में ये इंडिया में वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, ये इंडिया में गंगेटिक प्लेन्स एंड शिवालिक, ये आपका हिमाचल वाला एरिया, उत्तराखंड वाला एरिया, गंगेटिक प्लेन्स, उत्तर प्रदेश, बिहार वाला एरिया, इन सब में भी ये पाए जाते हैं। तो वेस्टर्न घाट वाला एरिया हो गया, गंगेटिक और शिवालिक प्लेन्स हो गए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया जहाँ पर भी लेपर्ड काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एरिया में मिलते हैं हमें, जिनकी पॉपुलेशन अभी रिसेंटली इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो लेपर्ड वाला क्या है, इंडिया ये टाइगर सर्वे का ही एक पार्ट है। जब इंडिया टाइगर सर्वे करता है तो लेपर्ड का भी पॉपुलेशन ये फाइंड आउट करता है। और ये न्यूज़ में इसलिए भी रहा है क्योंकि ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये आ चुका है, क्योंकि लेपर्ड की पॉपुलेशन पता करने के लिए इंडिया ने बहुत ज़्यादा जो कैमराज हैं वो लगाए थे, जिसकी वजह से हम लोग लेपर्ड्स को देख पाए कि भाई कितने नंबर ऑफ लेपर्ड्स हमारे इंडिया में प्रेजेंट हैं। तो ज़्यादा कैमरा की इंस्टॉलेशन की वजह से इंडिया ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये एंटर कर चुका है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। एक तो आपने नंबर ध्यान रखने हैं इनके 7910 से कितने हो चुके हैं, 12852 हो चुके हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ये आपको ध्यान रखना है। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में क्यों आया है वो ध्यान रखना है, और इंडिया में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपने कुछ इस पिक्चर से भी याद कर सकते हो, ये स्टेट्स आप देख सकते हो, साथ में इंडिया में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये आपको इसमें चीज़ें नज़र आ जाएंगी। एक और चीज़ लेपर्ड के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो हमें एक कन्वेंशन पता है, द कन्वेंशन का नाम इज CITES, साइट्स कन्वेंशन फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड इन द एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये एक कन्वेंशन है बेसिकली, जिसके अंडर जो भी सिग्नेटरी पार्टीज़ हैं, जो भी कंट्रीज इसका पार्ट हैं, दे आर मेनली ट्राई कि भाई कम से कम ट्रेड किया जाए लेपर्ड का या फिर उसके किसी पार्ट ऑफ द बॉडी का। तो ये बेसिकली क्या है, साइट्स में इट इज़ इन दी अपेंडिक्स 1। अपेंडिक्स 1 मतलब शेड्यूल 1, और इस शेड्यूल में वो स्पीशीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा खतरे में होती हैं कि भाई अगर इनका ट्रेड अभी नहीं रोका गया तो फिर अल्टीमेटली ये बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स 1 है ऑफ साइट्स का, ये उसमें इंक्लूडेड है लेपर्ड। साथ में इंडिया में देयर इज एन एक्ट, WPA एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट, दैट इज वाइल्ड लाइफ ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें भी शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 तक जाते हैं। और जो शेड्यूल 1 में स्पीशी है उनकी पोचिंग या हंटिंग तो बिल्कुल ही आपकी इलीगल है, और इसी वजह से जो लेपर्ड हैं दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ WPA एक्ट। इसका मतलब इनकी पोचिंग और हंटिंग आप नहीं कर सकते हैं, और अगर आप करते हैं तो दैट इज एन पनिशेबल ऑफेंस, आपको जेल भी हो सकती है और आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो एक तो साइट्स आपने ध्यान रखनी है, इसके साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है ये, इंडिया के WPA एक्ट 1972 वाले में ये शेड्यूल 1 में है। और साथ में देयर इज ए लिस्ट, IUCN निकालती है हर साल आपकी रेड लिस्ट। तो ये रेड लिस्ट में आपकी ऐसी स्पीशीज होती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड होती हैं जो बहुत ज़्यादा खतरे में है, फिर आती हैं आपकी एंडेंजर्ड जो थोड़े से कम खतरे में है, फिर आती हैं आपकी वल्नरेबल जो उससे भी कम खतरे में है। तो ये जो लेपर्ड है दैट कम्स अंडर द वल्नरेबल कैटेगरी ऑफ रेड लिस्ट। वल्नरेबल से ऊपर क्या है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक और है एक्सटिंक्ट वाला कि जो स्पीशी खत्म ही हो चुकी है। तो आपको ध्यान रखना है, लेपर्ड कम्स अंडर दी वल्नरेबल इन दी IUCN की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशी। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आती है और इंडिया के WPA एक्ट 1972 के अंडर आती है। ठीक है, और शेड्यूल 1 में आती है। तो आपको इसके नंबर ध्यान रखने हैं, और आपने इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको नोट्स में और PPTs में आपको दिख रहा होगा, तो आपको उसी ढंग से रिवाइज भी करना है। ठीक बात है, चलो नेक्स्ट है आपका, इट इज़ दी कृष्णा गोदावरी बेसिन का R क्लस्टर। KG बेसिन हम इसको बोलते हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन का R क्लस्टर।
ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है ना, बेसिन क्या होता है बेसिकली, कोई भी अगर रिवर ऐसे फ्लो कर रही है तो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज उसमें आके मिल रही हैं, है ना, यहाँ से चाहे लेफ्ट से आ रही हो चाहे वो राइट से आ रही हो, तो होल रीजन इज कॉल्ड द बेसिन ऑफ दिस मेन रिवर। तो अगर ये गोदावरी रिवर है तो दैट होल रीजन इज कॉल्ड द बेसिन ऑफ गोदावरी रिवर। ऐसे ही गोदावरी के नीचे कृष्णा है इंडिया में, तो कृष्णा के भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, उन सब का एरिया मिला के अगर हम बात करें तो दैट इज बेसिन ऑफ कृष्णा रिवर। तो ऐसे ही कृष्णा गोदावरी बेसिन से हम लोगों ने कृष्णा रिवर का बेसिन भी मिला दिया, गोदावरी रिवर का बेसिन भी मिला दिया, तो वो बन गया हमारा केजी बेसिन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज रिसेंटली अभी केजी बेसिन में हमें क्या मिली है, हमें नेचुरल गैस मिली है। अदरवाइज ये नेचुरल गैस हमें कहाँ मिलती थी, हमें कोस्ट पर ज़्यादा मिलती थी, मतलब इस एरिया में नेचुरल गैस के मिलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते थे। लेकिन रिसेंटली अभी कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी, मतलब विद इन लैंड ऑफ इंडिया, इन लैंड इंडिया में भी हमें नेचुरल गैस फाइंड आउट करी है हम लोगों ने। तो उस नेचुरल गैस प्रेजेंट है, ये तुम्हें पता लग गया, लेकिन अभी हमें उसको एक्सप्लोर भी तो करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो एक्सट्रैक्ट कौन कर रहा है, दिस इज एक्सट्रैक्टेड बाय दी RIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एंड ब्रिटिश पेट्रोलियम। रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है इन्होंने, जिसमें ये बोल रहे हैं कि हम लोग इस पूरे बेसिन में, पूरे एरिया में जितनी भी नेचुरल गैस पाई जाती है उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और अल्टीमेटली उससे इंडिया की जो भी एनर्जी नीड्स हैं उनको पूरा करेंगे। ठीक बात है, जैसे आपकी नेचुरल गैस है, ये आपके कुकिंग में काम आती है, ये आपके व्हीकल्स CNG लगाने के लिए काम आती है, तो काफ़ी जगहों पर ये और भी काम आती है। तो इससे क्या है, इंडिया की एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए हेल्प मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर है, दिस R क्लस्टर, ये इंपॉर्टेंट है, R क्लस्टर इज प्रेजेंट इन दी काकीनाडा कोस्ट इन दी ईस्ट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ईस्ट में काकीनाडा कोस्ट है, वहाँ पर ये R क्लस्टर प्रेजेंट है मेनली। और आपको ये R क्लस्टर ही नहीं, आपको 3 चीज़ें और पता होनी चाहिए इसमें। एक तो R क्लस्टर, एक आपको पता होना चाहिए सैटेलाइट क्लस्टर, एंड थर्ड इज दी MJ। तो ये 3 क्लस्टर हैं बेसिकली, जहाँ पर एक एरिया जैसे डिफाइन किए गए हैं कि यहाँ पर नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है और इसको एक्सट्रैक्ट करना बाकी एरिया से कंपैरिजन में ईजी है। तो आपको ये 3 क्लस्टर ध्यान रखने, पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, R क्लस्टर, सैटेलाइट क्लस्टर, MJ क्लस्टर, इट इज रिगार्डिंग विद द एक्सप्लोरेशन ऑफ विच मिनरल, क्या ये प्लूटोनियम है, क्या यूरेनियम, क्या नेचुरल गैस या पेट्रोल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज रिगार्डिंग द नेचुरल गैस। तो RIL, रिलायंस ने और ब्रिटिश पेट्रोलियम ने ये कहा है कि जो R क्लस्टर में अगर हम लोगों ने एक्सप्लोरेशन शुरू कर दी, एक्सट्रैक्शन शुरू कर दी, तो ये पूरी इंडिया में जितनी भी नेचुरल गैस को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसका 10% बन जाएगा ये। मतलब एक क्लस्टर से ही इंडिया की पूरी एनर्जी नीड्स का 10% जो एरिया है, 10% जो नीड्स हैं वो फुलफिल करी जा रही हैं। और अगर ये R क्लस्टर, सैटेलाइट क्लस्टर और MJ ये ढंग से एक बार इम्प्लीमेंट हो गए, फोर्स में ये आ गए, तो ये क्या करेंगे, इंडिया की जो एनर्जी, इंडिया की जो गैस डिमांड है उसको 2023 तक 15% तक ये फिल कर देगी। 2023 तक जितनी भी इंडिया की एनर्जी डिमांड्स होगी उसमें से 15% जो होगी दैट वुड बी सेटिस्फाइड बाय दीज 3 क्लस्टर्स विच इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन दी RIL, रिलायंस एंड ब्रिटिश पेट्रोलियम। ठीक है, और एक कुछ ध्यान रखनी है आपने, जो R क्लस्टर है, R क्लस्टर इज द डीपेस्ट ऑफशोर गैस फील्ड इन एशिया। पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि R क्लस्टर न्यूज़ में है, तो इसके रिगार्डिंग आपने ये भी ध्यान रखना है, इट इज़ द डीपेस्ट ऑफशोर गैस फील्ड इन होल एशिया। वर्ल्ड नहीं, सिर्फ एशिया, साउथ एशिया नहीं, सिर्फ एशिया। तो आपको इस तरीके से चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि पेपर में आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, तो ये कहाँ पर R क्लस्टर सिचुएटेड है, क्यों ये न्यूज़ में था, कौन सी 2 कंपनीज आपस में एग्रीमेंट साइन कर रखी हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना, विच इज़ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अभी रिसेंटली इस मिशन के अंडर एक हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी की जो भी आपका डेटा है रिगार्डिंग योर हेल्थ, कौन सा पर्सन किस डिजीज़ को ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया है, कौन से हॉस्पिटल में वो गया है, उसकी एज क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, ये पूरा जो डेटा है हेल्थ डेटा की टर्म्स में हम यूज़ करते हैं, उसको मैनेज करने के लिए एक पॉलिसी लेकर आई गई है विच इज़ नोन एज हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी। और ये किस मिशन के अंडर है, दैट इज़ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अगर हम NDHM की बात करें तो हम देखते हैं कि भाई इसके कुछ फीचर्स हैं, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि 1 इज़ दी हेल्थ ID। हर एक पर्सन
जो अपना इलाज करवाना चाहता है, ही वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, वॉलंटरी है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, वो उसकी मर्जी है। उसको एक क्या मिलेगी, हेल्थ आईडी मिलेगी। जो भी आईडी वो पूरे पैन इंडिया पर आपकी पोर्टेबल होगी। अगर आपने इलाज किसी चंडीगढ़ में करवाया है और आपको सेम रिपोर्ट चाहिए चेन्नई में भी, तो आपको सेम उस आईडी को आप एंटर करो और अल्टीमेटली आपको सारी जो रिपोर्ट्स होंगी वो आपके सामने इंटरनेट में आ जाएंगे। तो एक हेल्थ आईडी सबको मिलेगी। साथ में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ डिजी डॉक्टर। इसका मतलब है कि डॉक्टर से आप टेलीमेडिसिन के थ्रू बात कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू बात कर सकते हैं। थर्ड है इसमें आपका हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री का मतलब होता है कि आपके एरिया में कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितनी लैब्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में, उन लैब्स में कितने लोग काम करते हैं, ये पूरा जो डेटा है दैट वुड बी अंडर द हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। और लास्ट में है आपका इसमें देयर इज ई फार्मेसी एंड टेली मेडिसिन। ई फार्मेसी होगी, आपको जो दवाइयाँ होंगी वो आप सिंपल ऑर्डर करो आपको मिल जाएंगी। टेली मेडिसिन जहाँ पर आप डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं बाय द फ़ोन और बाय द इंटरनेट कनेक्टिविटी। और इसमें फोर्थ है दैट इज़ पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स का मतलब है आपने जो भी टेस्ट करवाए हैं किसी भी हॉस्पिटल में जाकर, किसी भी लैब में जाकर, वो आपके उस आईडी में वो डेटा जो है वो स्टोर रह जाएगा। दैट इज़ पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो ये जो 4 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, हेल्थ आईडी मिलेगी, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री एंड पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स। दीज आर दी 4 कंपोनेंट्स, 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिनको भी लॉन्च करवाया जा चुका है। साथ में ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन वाला जो कंसेप्ट है वो भी लॉन्च नहीं करवाया गया है, वो उसको कुछ टाइम में लॉन्च करवाने की बात चल रही है। ठीक है, तो आपने अगर हम डेटा की, इस डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी की अगर हम बात करें कि इस पॉलिसी में है क्या, खास करके ये पॉलिसी ये कहती है कि जो डेटा होगा वो आपका सिक्योर रहेगा, और उस डेटा को सिक्योर करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालने होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम निकालती रहेगी, ताकि आपके डेटा का मिसयूज़ ना हो और आपके डेटा की कोई भी वायलेशन ना हो सके। That is the crux of this national health data management policy. It sets out minimum standards for data privacy protection to be followed to ensure the compliance with the rules and regulations. मतलब जो भी rules and regulations सरकार निकालेगी उसके according ही आपको उस डेटा को यूज़ करना है। That is written under the health data management policy. पॉलिसी क्या है, किस मिशन के अंडर है, उस मिशन के कंपोनेंट्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो NDHM मिशन है इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और जो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो किसके अंडर ये लॉन्च किया गया है, कब ये लॉन्च किया गया है, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को याद होनी चाहिए रिगार्डिंग दिस मिशन एंड रिगार्डिंग दिस न्यूज़ कि व्हाट डू यू मीन बाय द हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी। एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि रिसेंटली हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड, दैट पॉलिसी वॉज अंडर विच मिशन, तो दैट इज़ द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसके कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं, कौन इसको इम्प्लीमेंट करवाता है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम देखें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली अभी DRDO द्वारा बनाए गए 3 चीज़ें हैं। वन इज़ IMSAS, सेकेंड इज़ बॉस बॉर्डर और सर्विलेंस सिस्टम, और थर्ड है इसमें अस्त्र MK1 मिसाइल। इट इज़ अ मिसाइल, अस्त्र मिसाइल है। बॉस जो है इट इज़ अ बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम जो रिसेंटली भी लद्दाख वाले एरिया में डिप्लॉय किया है, और एक है आपका IMSAS जिसको हम यूज़ करके पूरे इंडियन ओशन में या पूरे वर्ल्ड में जो भी नेवी की फ्लीट्स हैं, जो भी नेवी की शिप्स हैं इंडिया में एंटर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उसके रिगार्डिंग हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो रिसेंटली अभी DRDO द्वारा ये तीनों बनाई गई हैं। बॉस भी DRDO ने बनाया है, अस्त्र मिसाइल भी DRDO ने बनाई है, IMSAS जो सिस्टम है ये भी DRDO ने ही बनाया है। तो रिसेंटली अभी इसको नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को अभी इन लोगों ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिया था अभी, तो इसके रिगार्डिंग एक सेलिब्रेशन टाइप सी की गई थी। तो हम देखते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय IMSAS, व्हाट डू यू मीन बाय बॉस सिस्टम एंड व्हाट डू यू मीन बाय अस्त्र मिसाइल। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि व्हाट इज IMSAS, इट इज़ द इंडिजिनस, इंडिया द्वारा बनाया गया है, कहीं से इंपोर्ट नहीं किया है। इट इज़ इंडिजिनस हाई परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर सिस्टम
एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली क्या करेगा, ग्लोबल मैरीटाइम सिचुएशनल जो भी सिस्टम है, सिचुएशनल जो भी पिक्चर है उसको बताएगा कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर या तो कोई वॉर चल रहा है या फिर किसी दो कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज चल रही है, ये वाली जो शिप है वो इंडिया में एंटर करने वाली है, इंडिया के वाटर्स में एंटर करने वाली है। तो बेसिकली इट विल प्रोवाइड ऑल द ग्लोबल मैरीटाइम सिचुएशनल पिक्चर कि पूरे इंडियन ओशन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन सी कंट्री की शिप आ रही है, ये सारे के सारा जो सिस्टम है ये हमें बताएगा। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस IMSAS के थ्रू, इसको कहाँ भेजा जाएगा, नेवल हेडक्वार्टर्स में तो इसको भेजा जाएगा ही जाएगा। साथ में नेवल हेडक्वार्टर्स से जो भी शिप्स हमारी बाहर अभी गई हुई हैं, जो अभी ओशन में है, जो हेडक्वार्टर्स पर नहीं है, तो उनको भी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी थ्रू दिस सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन करना है, इन्फॉर्मेशन को भेजना है दूसरे के यहाँ वहाँ। और ये कहाँ से मिलेगी, जो बेसिकली पूरा ग्लोबल मैरीटाइम सिचुएशन है उसकी एक एबिलिटी है ये किसको वो एनालिसिस करके हमें डेटा प्रोवाइड कर सके। तो दैट इज़ प्रोवाइडेड टू द इंडियन नेवी। आपको पता लग गया कि भाई क्या सॉफ्टवेयर सिस्टम है, कैसे ये काम करेगा। इन्फॉर्मेशन नेवल हेडक्वार्टर्स में जाएगी, नेवल हेडक्वार्टर से आपकी शिप्स के थ्रू भी ये इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक बात है, तो IMSAS इज दैट थिंग। नेक्स्ट है बॉस, बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम। ये बेसिकली ये भी DRDO ने ही बनाया है। इट इज़ ऑल्सो मेड बाय द DRDO। ये एक सर्वेलेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम है, जो कहाँ लगाया गया है, इट इज़ डिप्लॉयड एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द लद्दाख रीजन, ताकि लद्दाख वाले एरिया से कोई भी चाइना की ट्रूप मूवमेंट ना हो, कोई भी फौज की आवागमन ना हो। हमें पता लगता रहे कि भाई क्या अभी चाइना यहाँ पर रोड बना रहा है, क्या चाइना ने यहाँ पर कोई मिसाइल डिप्लॉय करी हुई है, तो हमें पता लगता रहे। दैट विल बी डन बाय दी बॉस बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम। It monitors line of actual control by automatically detecting intrusion in the harsh high altitude region। नॉर्मल जो आपके नॉर्मल एरियाज़ हैं, प्लेन एरियाज़ हैं, वहाँ पर आप आसानी से बॉर्डर सर्वेलेंस कर सकते हो कि भाई कितने लोग आए हैं, कहाँ पर आए हैं, तो ये सब हम नॉर्मली कर सकते हैं। लेकिन ऐसे रीजन जो हाई ऑल्टीट्यूड वाले रीजन हैं, जहाँ पर ह्यूमन की प्रेजेंस थोड़ी सी कम है, क्योंकि वहाँ पर एक तो सांस लेने में दिक्कत होती है, ऊपर से बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है, तो इस टाइम पर अगर आपको उस एरिया की सर्वेलेंस करनी है तो दैट वुड बी डन बाय यूजिंग दी बॉस सिस्टम, बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम, जो कहाँ पर लगाया गया है, लद्दाख वाले रीजन में लगाया गया है, टू स्टॉप दी हार्श इंट्रूजन बाय दी चाइनीज ट्रूप और चाइनीज मिलिट्री। ठीक बात है, ये आर्मी के लिए है। नेक्स्ट है आपका अस्त्र MK1 मिसाइल। दिस इज अ काइंड ऑफ मिसाइल। अगर हम अस्त्र मिसाइल की बात करें तो अस्त्र मिसाइल इज बेसिकली BV राम। BV राम मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब हेलीकॉप्टर या फिर एयरक्राफ्ट से लॉन्च की जाएगी टुवर्ड्स अदर हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट। एयर टू एयर है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब होता है कि अगर हम किसी एयरक्राफ्ट में बैठे हुए हैं और हमें नहीं दिख रहा आगे आने वाला एयरक्राफ्ट जिसको हमें अटैक करना है, तो अल्टीमेटली ये जो मिसाइल अगर हम लॉन्च करेंगे तो ये मिसाइल अगर हमें एयरक्राफ्ट वो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम अगर उसकी तरफ उसको डिप्लॉय करेंगे कि भाई इस डायरेक्शन में तो कम से कम वो है, तो हम मिसाइल अगर लॉन्च करेंगे तो अल्टीमेटली वो मिसाइल उसी एयरक्राफ्ट को जाकर हिट करेगी। दैट इज़ द बियॉन्ड विजुअल रेंज, जहाँ पर हम लोग नहीं देख सकते हैं अपनी आंखों से, वहाँ पर ये मिसाइल उसको डिटेक्ट करती हुई रडार के थ्रू उस चीज़ को अटैक कर देगी। तो दैट इज़ द बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल विच इज़ अस्त्र। और ये भी रिसेंटली अभी अस्त्र MK1 डिप्लॉय की गई है, अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है, जो किसको दिया गया है, इट हैज़ बीन गिवन टू द इंडियन एयरफोर्स। ठीक बात है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ E20 फ्यूल। नाम से क्लियर है, E20 फ्यूल है। E से आपको ध्यान रखना है इट इज़ इथेनॉल, और 20 से आपको ध्यान रखना है इट इज़ 20% ब्लेंडिंग, 20% ब्लेंडिंग। आपको सिंपल ना ये टॉपिक समझने के लिए बस हल्का सा ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो पेट्रोल यूज़ करते हैं उस पेट्रोल में सरकार ने बोला है कि भाई कुछ ना कुछ इथेनॉल को भी मिक्स कर लो। ठीक है, तो देयर वाज अ प्रोग्राम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, ये सरकार ने चलाया था इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम कि आप क्या करो, आप पेट्रोल जो है पेट्रोल में कुछ ना कुछ इथेनॉल भी मिक्स करो, ताकि अगर इथेनॉल मिक्स करोगे तो अल्टीमेटली पेट्रोल को हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा।
पेट्रोल की अगर इंपोर्ट कम हो गया तो हमारा जो पैसा है फॉरेक्स के टर्म्स में, फॉरेन रिजर्व्स के टर्म्स में, डॉलर्स जो है हमारे वो नहीं जाएंगे, तो अल्टीमेटली इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम लोग इंश्योर कर पाएंगे। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि भाई इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है पेट्रोल और इथेनॉल की ब्लेंडिंग की बात करता है। हमें कहाँ तक ले के जाना है इसे कि हम पेट्रोल में कम से कम 20% जो है इथेनॉल मिक्स कर दे। मतलब अगर आपका पूरा 1 लीटर पेट्रोल है तो उसमें जो 80% है दैट इज पेट्रोल और जो 20% है दैट इज इथेनॉल। इससे होता क्या है, इथेनॉल मिलाने से एक तो पोल्यूशन कम होता है, मतलब जो भी एग्जॉस्ट छोड़ता है व्हीकल वो एक तो कम छोड़ेगा, इससे पोल्यूशन की लेवल में कमी आएगी। सेकंड, आपका एनवायरनमेंट जो है वो साफ रहेगा और साथ में आपका इंपोर्ट जो करते हैं पेट्रोल उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी, जिससे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर किया जा सकता है। तो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स जिसको पूरा करने के लिए सरकार ज़्यादा जोर दे रही है कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग आप करो पेट्रोल में। तो 20 का मतलब आपको पता लगे कि 20% ब्लेंडिंग ऑफ प्रोग्राम, 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इनटू दी पेट्रोल। अगर हम इसकी बात करें इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम की, तो दैट वाज लॉन्च्ड इन दी 2003। 2003 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका यही काम था कि भाई आपको इथेनॉल ब्लेंड करना है। अगर हम बात करें इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% ऑफ इथेनॉल की हमें करनी है, लेकिन जो अभी परमिसिबल लेवल है, मतलब अभी आप कितना कर सकते हैं, दैट इज 10%। 10% अभी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको 20% तक बढ़ाकर लेकर जाना है। लेकिन अभी वो जो लिमिट है वो हम लोगों ने पार नहीं करी है। 10% अभी परमिसेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी, इस लिमिट के बावजूद भी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 5.6% ऑफ ब्लेंडिंग ही हम लोग अचीव कर पाए हैं। मतलब जितनी लिमिट रखी गई थी वो भी हम लोगों ने नहीं अचीव करी, तो 20% तो बहुत दूर की बात है। तो आपने 3 डेटा ध्यान रखने हैं। E20 का मतलब है 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इनटू दी पेट्रोल। लिमिट कितनी है अभी अंडर दी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, दैट इज 10%, और कितनी हम लोगों ने अचीव करी है, दैट इज 5.6%। तो आपने इथेनॉल के रिगार्डिंग तो ये प्रोग्राम ध्यान रखना है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, और दूसरा आपने ध्यान रखना है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। अगर हम इथेनॉल की बात करें तो इट इज़ अ काइंड ऑफ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल का मतलब होता है, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और फ्यूल का मतलब फ्यूल। तो एक ऐसा फ्यूल जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके एनिमल्स हो सकते हैं, आपके प्लांट्स हो सकते हैं, और कोई भी एल्गी टाइप सी भी कोई सिस्टम हो सकता है। तो बायोफ्यूल, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल रिलीज़ किया गया था 2018 में, जिसके थ्रू ये बोला गया था कि अगर हम इथेनॉल को, जो इथेनॉल है उसको हम बनाते कैसे हैं। देखो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर कोई क्रॉप है, आपने मान लो कोई वीट वगैरह लगाया, शुगर केन वगैरह लगाया। शुगर केन की आपने क्या करी, फर्मेंटेशन करी, जितना उसमें से रस निकलना था वो तो निकल के आपने शुगर बना लिया, लेकिन जो पीछे वेस्टेज बच गया है शुगर केन का, उसको आपने क्या किया है, उसके आपने फर्मेंटेशन करी है, उसकी आपने प्योरीफिकेशन करी, और अल्टीमेटली उससे क्या बन गया, आपका इथेनॉल बन गया। मतलब शुगर केन हो, चाहे वीट हो, चाहे राइस हो, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है क्रॉप्स का, उससे आप क्या बना सकते हैं, आप इथेनॉल बना सकते हैं। इससे क्या है, फार्मर को भी फायदा है, क्योंकि एक तो क्रॉप उसकी बिक गई, साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको उसने इंडस्ट्री को बेच दिया, जिस इंडस्ट्री ने इथेनॉल बनाना है, तो फार्मर की भी डबल इनकम इंश्योर हो गई, साथ में इथेनॉल बना लिया गया। इथेनॉल बना लोगे तो क्या है, ब्लेंडिंग करने में ईजी होगी पेट्रोल में, और जब ब्लेंडिंग करने में ईजी होगा तो अल्टीमेटली पोल्यूशन लेवल भी कम होगा, हमें पेट्रोल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, और एनवायरनमेंट भी हमारा बढ़िया साफ सुथरा हो जाएगा। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स कि भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें इससे अच्छी हो जाएंगी। इथेनॉल बना लिया, उसकी हम लोगों ने पेट्रोल में ब्लेंडिंग करवा दी, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया टुवर्ड्स दी पेट्रोल स्टेशंस, और अल्टीमेटली वो आपके व्हीकल्स में उसको डाल देंगे। तो अल्टीमेटली दिस इज कॉल्ड इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई जितनी ज़्यादा क्रॉप का वेस्टेज होगा उतना ही ज़्यादा, मतलब जितनी ज़्यादा क्रॉप उगेगी उसका उतना ही वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा, उसको हम लोग यूज़ करके इथेनॉल बना सकते हैं। तो यही चीज़ लिखी गई है आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स में, जिसमें ये बोला गया है कि अगर आपके देश में फूड ग्रेन्स की ओवर सप्लाई हो जाती है तो हम उसको स्टोर करने की बजाय क्या करेंगे, हम उससे इथेनॉल बनाना शुरू कर देंगे। तो जैसे इथेनॉल बनाना शुरू कर देंगे तो अल्टीमेटली इथेनॉल की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, उससे फिर ब्लेंडिंग भी बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ें जो है आपके इन्वायरमेंट को, आपके व्हीकल्स को और आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी साबित होती हैं। तो दिस इज़ द E20 फ्यूल, और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने E20 को प्रमोट करने के लिए, E20 फ्यूल को प्रमोट करने के लिए काफ़ी जो स्टेप्स उठाए हैं उनमें काफ़ी डिले देखने को मिला था। तो सरकार ने ये कहा है कि जितना जल्दी हो सके इथेनॉल ब्लेंडिंग को आप इंश्योर कर लो। हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी,
आपको नाम से क्लियर है कि दिस इज अ काइंड ऑफ हाइपरसोनिक विंड टनल। हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें देयर इज अ स्पीड विच इज मोर देन दी 5 मैक। 5 मैक हो सकता है, 4 मैक हो सकता है। तो अल्टीमेटली ऐसी स्पीड जो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड इज दी 332 मीटर पर सेकेंड। 342 भी लिखा होता है कहीं पर, बट हम जनरली 332 मीटर पर सेकेंड ही लेते हैं। अगर हम हाइपरसोनिक की बात करते हैं तो अराउंड 5 मैक के बाद जो भी स्पीड हम बोलते हैं दैट इज हाइपरसोनिक, मतलब 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। अगर हम स्पीड ऑफ साउंड को 332 मीटर पर सेकेंड बोलते हैं तो दैट इज ऑल्सो 1 मैक। 1 मैक, तो हाइपरसोनिक कितना हो गया, 5 मैक, तो 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड। तो एक ऐसी विंड टनल फैसिलिटी है जिसमें जो स्पीड ऑफ द साउंड से 5 टाइम ज़्यादा की सिचुएशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और ये मैं क्रिएट क्यों कर रहे हैं, इसकी कहाँ पर बनी है, ये हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, इंडिया ऐसी सिर्फ तीसरी कंट्री है आफ्टर यूएसए एंड रशिया जिसके पास हाइपरसोनिक टेस्ट टनल फैसिलिटी है। और ये कहाँ पर डिप्लॉय की गई है, इट इज़ डिप्लॉयड इन दी हैदराबाद। तो हैदराबाद में इसको लगाया गया है। इसको लगाने का मकसद बेसिकली क्या है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं डिफेंस के सिस्टम में, हम लोग क्या कर रहे हैं, मिसाइल बहुत ज़्यादा मैक की लॉन्च कर रहे हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। किसी की 3 मैक स्पीड है, किसी की 5 मैक स्पीड है, किसी की 10 मैक स्पीड है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मिसाइल सिस्टम में भी डेवलपमेंट होती चली जा रही है। तो ऐसी चीज़ों को अगर हम टेस्ट करेंगे ऐसी ही फैसिलिटी में कि हम देखेंगे कि भाई इसकी जो कंडीशन है, अगर ये इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगी, तो अल्टीमेटली हमें एक चीज़ सिचुएशन पहले से क्रिएट करनी पड़ेगी कि भाई वो कैसे काम करेगा, अल्टीमेटली मिसाइल कैसे काम करेगी उस सिस्टम में, उस स्पीड ऑफ द उस स्पीड में, उसके जो मिसाइल के सब पार्ट्स हैं वो कैसे काम करेंगे उस स्पीड में। तो अल्टीमेटली जब आप देखोगे कि भाई उस मिसाइल को आपको अगर टेस्ट करना है, उसके मिसाइल के सब पार्ट्स को आपको टेस्ट करना है, तो आपको एक ऐसी टनल चाहिए है जिसमें क्या हो, दैट शुड बी दी हाइपरसोनिक विंड की हम लोग बात कर सके। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो दैट इज द फ्लो रेट ऑफ 5 मैक और ग्रेटर की बात करते हैं। और साथ में इट इज़ यूज्ड फॉर द डिज़ाइन, वैलिडेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिसाइल सब सिस्टम्स। हमने जो भी डिज़ाइन लगाया है मिसाइल के स्ट्रक्चर में, हमने जो भी चीज़ें लगाई हैं उसके मिसाइल के सब सिस्टम में, कोई भी सिचुएशन, कोई भी हमने लगाया है मिसाइल के अंदर जो हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं, उसका डिज़ाइन टेस्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग इस फैसिलिटी के अंदर उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो जितने भी आगे आने वाले टाइम में हमारे डिफेंस के रिगार्डिंग, हमारे एरोस्पेस के रिगार्डिंग हम लोग जो भी चीज़ें बना रहे हैं उनको हमें अगर टेस्ट करना है तो वी नीड दिस काइंड ऑफ आर्टिफिशियल कंडीशंस। और इसीलिए हम लोगों ने ये हाइपरसोनिक विंड फैसिलिटी बनाई है एट दी हैदराबाद रीजन। ठीक बात है, क्या कहाँ पर ये है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या ये बेसिकली काम करेगा और इंडिया कौन सी कंट्री है ऐसी फैसिलिटी बनाने वाला, ये हमें इस पूरे करंट अफेयर से हमें क्रक्स पता हो जाना चाहिए। ठीक बात है, चलो नेक्स्ट है हमारा प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड एचडीआई। हम लोगों ने जब अपना पहला टॉपिक किया था एचडीआई रिपोर्ट वाला, उसमें हमने बात करी थी कि इंडिया का रैंक कितना है, कौन से पैरामीटर्स हैं। हम देखते हैं कि पहली बार यूएनडीपी ने जो ये एचडीआई को रिलीज करता है उसने पहली बार प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई को भी काउंट किया है। मतलब क्या होता है कि भाई जितना भी आपने किसी एक पर्सन ने अपने पूरे लाइफ टाइम में कितना ज़्यादा कार्बन एमिशन किया है, कितना ज़्यादा CO2 को रिलीज़ किया है, साथ में आपने कितना मटीरियल फुटप्रिंट को लिया है। देयर आर 2 थिंग्स, मटीरियल फुटप्रिंट एंड कार्बन एमिशन। तो आपको अगर ये ध्यान में रखना है मटीरियल फुटप्रिंट और कार्बन एमिशन, तो ही आप एचडीआई को प्लेनेटरी प्रेशर से साथ एडजस्ट कर पाएंगे। मतलब क्या है इसका, ये देखते हैं। मतलब ये है कि भाई ये एक एक्सपेरिमेंटल मैट्रिक है जिसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर पर्सन, कितने कार्बन डाइऑक्साइड किसी पर्सन ने रिलीज किए हैं, और साथ ही मटेरियल फुटप्रिंट पर कैपिटा। मटेरियल फुटप्रिंट का मतलब होता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और अदर रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय अ कंट्री टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपने अपनी कंट्री में कोई गुड बनानी है, कोई गुड्स बनानी है, कोई चीज़ बनानी है, कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए आपने कितना ज़्यादा कार्बन एमिशन किया है, आपने कितने ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ किया है, कितना ज़्यादा आपने अपने देश में पोल्यूशन क्रिएट किया है, तो आपकी उस हम लोग पूरी चीज़ को अगर एडजस्ट कर दें इन सब चीज़ों के साथ में, तब हम बोलते हैं प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई।
मतलब आपने जब हमने 3 पैरामीटर्स की बात की थी कि जिसमें एक आपका आएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा था एजुकेशन और तीसरा था आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम, एक पर्टिकुलर पर्सन की पूरे ईयर में। तो अगर हम तीनों इन पैरामीटर्स को इस चीज़ से एडजस्ट कर दें कि अगर आपने अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए कोई चीज़ बनाई है, लेकिन उस चीज़ की वजह से आपके प्लेनेट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है, मतलब अर्थ पर पोल्यूशन लेवल बढ़ा है, तो इसका मतलब आपका जो रैंक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले चीज़ में था, अब वो हल्का सा या तो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। अगर आपने प्लेनेट पर प्रेशर ज़्यादा डाला है तो अल्टीमेटली आपका रैंक थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आपने कोई चीज़ ऐसी बनाई है जिससे एनवायरनमेंट को कोई हानि नहीं पहुंच रही, कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा, तो अल्टीमेटली आपका HDI जो है थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाएगा। प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI आपका रैंक इम्प्रूव हो जाएगा। तो ऐसे आपने पूरे तीनों पैरामीटर्स में देखना है कि आपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए, क्या आपने हॉस्पिटल्स बनाने के लिए जंगल काट दिए, क्या आपने एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर वो स्कूल्स बना दिए ताकि लोगों को व्हीकल्स में आना पड़े, तो व्हीकल्स में जब आएंगे तो और ज़्यादा कार्बन एमिशन होगा। तो जब हम तीनों इन पैरामीटर्स को एडजस्ट कर देते हैं कि आपने इन तीनों चीज़ों को अचीव करने के लिए कितना प्रेशर डाला है प्लैनेट पर, तब हम लोग बोलते हैं कि दैट इज़ प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI। ठीक बात है। और अगर हम इस प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI की बात करें तो अभी पहले वाले में टॉप किसने किया था? नॉर्वे ने टॉप किया था। लेकिन अब अगर हम इस प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI की बात करें तो इसमें जो टॉप है, द टॉप हैज़ बीन डन बाय द आयरलैंड, तो आयरलैंड ने टॉप किया है। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का रैंक था 131, और लेकिन अगर हम इस प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI की बात करें तो इंडिया का रैंक 8 रैंक और ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो मतलब इंडिया का रैंक कितना हो जाता है आपका? अराउंड 123। तो इंडिया का रैंक अगर ये बात है प्लेनेटरी प्रेशर HDI में तो दैट इज 123। अगर इफ आइडियल सिनेरियो क्या होता है कि जब कोई भी प्रेशर नहीं डलता है आपका मतलब कोई भी प्रेशर नहीं डलता है प्लेनेट पर, जो अगर आपने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करने हैं, या फिर आपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है, अगर इन तीनों चीज़ों को इंश्योर करने में कोई भी प्रेशर नहीं डलता है प्लेनेट पर, तो अल्टीमेटली आपका जो HDI होगा दैट वुड बी इक्वल टू द प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI। अगर आपने प्रेशर ज़्यादा डाला है तो आपका जो HDI होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI। अगर प्रेशर बहुत कम डला है, मतलब आपने कुछ एनवायरनमेंट को अच्छा ही दिया है, बदले में रेसिप्रोसिटी में अच्छा ही दिया है, तो अल्टीमेटली आपका जो HDI रैंक है दैट वुड ऑल्सो बी इम्प्रूव एंड दैट प्लेनेटरी प्रेशर HDI भी आपका थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक बात है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और ये पहली बार UNDP लेकर आया है, इसको अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंटल तौर पर लेकर आया गया है। अभी इसके रिगार्डिंग रैंक्स वगैरह नहीं दी प्रोवाइड किए गए, बट एक सिंपल एक जेस्चर सा था कि भाई अगर हम HDI को अगर निकाल ही रहे हैं, उसके पैरामीटर्स को हम काउंट कर ही रहे हैं, तो फिर हम लोगों को ये भी काउंट करना चाहिए कि उन चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए आपने कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट को हानि पहुँचाई है, आपने कितना ज़्यादा प्रेशर डाला है अर्थ पर। ठीक बात है। तो दैट इज दी प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI। आपने दो चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। वन इज दी कार्बन एमिशन डन बाय पर पर्सन, मतलब जितना हम लोग एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, कितना किसी पर्सन ने किया है, और अल्टीमेटली मटीरियल फुटप्रिंट पर कैपिटा, मतलब आपने अपने देश में किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए कितना ज़्यादा मटीरियल फुटप्रिंट डेवलप किया है, मतलब कितना एमिट किया है, कितना ज़्यादा आपने कार्बन एमिट किया है, दैट इज द मटीरियल फुटप्रिंट। तो दो चीज़ें आपने इसके रिगार्डिंग और भी ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका DRIP 2 डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। नाम से क्लियर है कि डैम रिहेबिलिटेशन करनी है, तो जो पहले से डैम बने हुए हैं उनकी तो मेंटेनेंस हमें इंश्योर करनी है, और जिन डैम को बनाने की वजह से किसी भी ट्राइबल एरिया के जो पर्सन है उनको निकाल दिया गया था उस एरिया से, तो उन लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए भी हमें कुछ ना कुछ फंड उनको प्रोवाइड करना है। सिंपली ध्यान रखना है, ड्रिप सिस्टम इज बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक। ड्रिप जो प्रोजेक्ट है वो पूरा का पूरा वर्ल्ड बैंक ही लॉन्च कर रहा है इंडिया में, जिसमें इन लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि जिसमें वर्ल्ड बैंक इंडिया को लोन प्रोवाइड करेगा, साथ में कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट भी प्रोवाइड करेगा कि आप इस डैम को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हो और किस तरीके से इसको और ज़्यादा टाइम तक चला सकते हो। दैट इज़ द ड्रिप प्रोग्राम। अभी जो सेकंड है वो बेसिकली न्यूज़ में रहा था, क्योंकि अभी रिसेंटली इसने 120 डैम्स ड्रिप 2 के अंडर
120 डैम्स को दोबारा से मेंटेन करने की बात की गई है, उनको एक तरीके से सस्टेन करने की बात की गई है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। और कुछ ज़्यादा कुछ फंड है जो $250 मिलियन जो है वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं इंडिया को, ताकि वो इन 120 डैम की ढंग से सस्टेनेंस है वो इंश्योर कर सके और जो मेंटेनेंस है वो भी इंश्योर कर सके। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक ध्यान रखना है। ड्रिप प्रोजेक्ट कहीं पर भी आ गया वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड द लोन टू इंडियन गवर्नमेंट एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट्स, और अभी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है ताकि इंडिया धीरे धीरे करके उसको चुकाता रहे। ठीक है, अगर हम बात करें ड्रिप की तो हमें पता है कि भाई रिसेंटली जो इनिशियली था वो लॉन्च कहाँ किए गए थे, इन दी 7 स्टेट्स। पहली मतलब स्टार्टिंग में जब ये लॉन्च किया गया आपका प्रोग्राम, तब ये 7 स्टेट्स में ही लॉन्च किया गया था। कर्नाटका, झारखंड, केरला, कर्नाटका नहीं इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं पूछता कि पहली बार कहाँ पर लॉन्च किया गया था, बस इतना पता होना चाहिए कि पहले ही बार में पूरे पैन इंडिया पर इसको लॉन्च नहीं किया गया था, कुछ स्टेट्स में ही लॉन्च किया गया था। वो कौन से स्टेट्स हैं ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, पेपर में कभी भी चीज़ें नहीं पूछ जाती ऐसी ऐसी, तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे पैन इंडिया पर नहीं किया गया था। ये कब लॉन्च किया गया था? इट वॉज लॉन्च इन 2012। ठीक बात है। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट में क्या है, देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स हैं? पहला है रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ डैम्स एंड एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटीज, है ना। बेसिकली क्या है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डैम है, रिहेबिलिटेशन करनी है, सेम ही चीज़ है जो पूरे प्रोग्राम का क्रक्स है। सेकेंड है डैम सेफ्टी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उस डैम की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी हमें कैपेसिटी को बढ़ाना है, उसको फंड प्रोवाइड करने हैं, उसको टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करनी है ताकि वो डैम की ढंग से सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें, ढंग से सेफ्टी इंश्योर कर सके, डैम गिरे नहीं, डैम का जो पीछे रिजर्वायर होता है उसमें पानी का जो लेवल है वो भी एक तरीके से साइंटिफिक तरीके से ही मैनेज किया जा सके। तो दैट इज डैम सेफ्टी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। थर्ड है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो भी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर इंडिया चलाता है उसका जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है दैट शुड ऑल्सो बी दी सस्टेनेबल इन नेचर, कि कैसे काम करना है, कितना पैसा कहाँ लगाना है, किस ट्राइबल एरिया को कितने एरिया तक निकालना है ना, क्या प्रॉपर वाइल्ड लाइफ जो भी पहले थी डैम से बनने से पहले, क्या आप उसको दोबारा से सस्टेन कर सकते हो डैम बनने के बाद भी, तो आप पूरा उसको कैसे मैनेज करोगे, कौन सा सामान लगाओगे, कौन सी सीमेंट लगाओगे, कितने टाइम में बनाओगे, दैट इज द होल कम्स अंडर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आपको बस ध्यान रखना है ड्रिप के अंदर कुछ 3 कंपोनेंट्स हैं जहां पर हम लोग डैम रिहेबिलिटेशन की भी बात करते हैं, हम जो डैम की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कैपेसिटी को भी बिल्ड करते हैं, और थर्ड हमारा लास्ट में जो प्रोजेक्ट है वो कैसे मैनेज होगा, कौन सा उसमें सामान लगेगा, वो भी सारी चीज़ें हम लोग इंश्योर करते हैं। तो दैट इज अबाउट द ड्रिप प्रोजेक्ट launched in 2012 and ultimately World Bank provides loan for the ड्रिप की सस्टेनेबिलिटी। ठीक बात है। तो ड्रिप 2 अभी रिसेंटली आएगा था जिसमें 2030 तक इन्हें क्या करना है, बिटवीन 10 ईयर्स 2020 से लेकर 2030 तक ये इंप्लीमेंट किया जाएगा ड्रिप 2 प्रोजेक्ट जो है, और अल्टीमेटली इसमें जो ये सुपरविजन है, द सुपरविजन इज डन बाय द सेंट्रल वाटर कमीशन CWC। ठीक है, तो 10 साल के लिए ड्रिप 2 और रिसेंटली लॉन्च किया गया है जिसमें सेंट्रल वाटर कमीशन इसको सुपरविजन करेगा, और जो भी डैम्स अभी इसके अंडर आएंगे उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट वो सारी इस प्रोजेक्ट के अंडर इंश्योर की जाएगी। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट है हमारा गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड। बेसिकली क्या है कि अवार्ड है जो रिसेंटली किसको दिया गया है, इट इज़ गिवन टू दी सेल इज आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल को दिया गया है। लगातार दूसरे साल ये सेल को मिला है। कौन ये अवार्ड देता है? दिस अवार्ड इज गिवन बाय द वर्ल्ड एनवायरनमेंट फाउंडेशन। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है अवार्ड, सेल को ये मिला है। ये उस ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है जिसने अपनी चीज़ों की प्रोडक्शन में कम से कम एनवायरनमेंट को पोल्यूशन पहुंचाया है और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एफिशिएंट तरीके से इसने यूज़ किया है। तो जितना ज़्यादा आपने कंट्रीब्यूशन दिया है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी, उसी हिसाब से आपको ये अवार्ड दिया जाता है। किसने दिया है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट फाउंडेशन ने दिया है। किसको दिया है? सेल को दिया है। अवार्ड का नाम क्या है? अवार्ड का नाम है गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। और क्यों दिया जाता है? बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट वाइल गोइंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। ठीक बात है। तो इस तरीके से आपको ये अवार्ड ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसरो का स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर नेत्र।
आपको ध्यान रखना है, नेत्र इज द नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। देखो नाम से ही क्लियर है, स्पेस ऑब्जेक्ट की ट्रैकिंग करना, कितनी देर में वो कहाँ तक गुजरेंगे, किससे वो कोलाइड करने वाले हैं, ये पूरी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है स्पेस के रिगार्डिंग, ये कौन इंश्योर करेगा? इसरो ने अपना एक कंट्रोल सेंटर खोला है इन दी बेंगलोर। कंट्रोल सेंटर है इसरो का बेंगलुरु में, जहां पर बैठकर ये कंट्रोल सेंटर क्या देखेगा कि पूरा जो स्पेस है वहां पर कितनी सैटेलाइट्स हैं, कौन सी सैटेलाइट कब लॉन्च की गई है, कौन सी सैटेलाइट किससे टकराने वाली है, कोई एस्ट्रॉयड तो नहीं आने वाला, कोई और मीटियोर शावर तो नहीं होने वाली, कोई और तरीके की ऑब्जेक्ट जो हमें नहीं पता वो अर्थ तक तो नहीं आने वाली। तो ये सब चीज़ें कि भाई स्पेस में हो क्या रहा है, कौन सी सैटेलाइट कहाँ जा रही है, ये पूरी जो अवेयरनेस है दैट वुड बी डन बाय द नेत्र कंट्रोल सेंटर विच इज सिचुएटेड इन द बेंगलुरु रीजन ऑफ कर्नाटका। ठीक बात है, आपको डेफिनेशन जरूर याद होनी चाहिए इसकी, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। नाम से क्लियर है, अगर इसका नाम आपने ध्यान रख लिया है तो फिर आपको इसके बारे में पता करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और आपने ध्यान रखना है कुछ ही कंट्रीज ऐसी हैं जैसे रशिया है, यूएसए है, जिनके पास ये तरीके का इक्विपमेंट है जो ये पता लगा पाएँ कि स्पेस में कौन से सैटेलाइट कब किससे कोलाइड करने वाली, किससे टकराने वाली है। तो इंडिया हैज़ बिकम दी वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, मतलब इंडिया में टेक्निकल एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेस ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव कर रही है, तो जो हमारे लिए अच्छी बात है ये। तो हम लोग ऐसी कंट्रीज़ की रेस में शामिल हो पा रहे हैं जिनके पास बहुत अच्छी टेक्निकल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। ठीक है, तो आपको नेत्र ध्यान रखना है ये क्या है, इसका कंट्रोल सेंटर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर को देखो तो देखो 1957 से पहले क्या अर्थ के अराउंड बहुत कम सैटेलाइट्स थी। अगर 1980 की बात करो, सैटेलाइट देखो ये अर्थ के अराउंड ये जो वाइट आपको नजर आ रहा, दीज आर दी सैटेलाइट्स। सैटेलाइट ये फंक्शनल भी हो सकती हैं और ये डिफंक्ट सैटेलाइट्स भी हो सकती हैं, मतलब जिनका अभी कोई काम नहीं रहा वो भी अभी घूमे ही जा रही हैं अर्थ के ऑर्बिट में, तो वो भी हो सकती हैं। 2000 में देखो कितनी सैटेलाइट्स और आ गई हैं, 2018 में कितनी और सैटेलाइट्स आ गई हैं। तो अल्टीमेटली जब सैटेलाइट इतनी ज़्यादा है आपके अर्थ के ऑर्बिट में तो इनके कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब कोई सैटेलाइट किसी से और से कोलाइड कर जाएगी तो अल्टीमेटली उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो भी डाउन हो जाएगी। तो ये सब ना हो, सैटेलाइट ढंग से काम करती रहे। तो सैटेलाइट कहाँ मूव कर रही है, उसके आगे पीछे क्या चीज़ें हैं, किससे टकराने वाली तो नहीं है, ये सब चीज़ें कौन आपका इंश्योर करेगा? इट विल बी इंश्योर बाय दी नेत्र विच इज़ द नेटवर्क फॉर ट्रैकिंग स्पेस ऑब्जेक्ट्स एंड एनालिसिस। ठीक है, रहेगा याद, सिंपल इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका CMS-01 सैटेलाइट। सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किया गया है, कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है, किसको इसने रिप्लेस किया है, क्या ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, क्या ये अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, क्या ये किसी और तरीके की सैटेलाइट है। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई सैटेलाइट का बेसिक फंक्शन और फीचर्स हैं क्या। तो अगर हम देखें CMS-01, तो CMS-01 क्या है? बेसिकली इट इज़ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मतलब जो भी आपके मैसेजेस हैं, जो भी वीडियोस हैं, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है बेसिकली उसको इंश्योर करने के लिए, उसको उसी तरीके से बनाए रखने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है, दैट इज CMS-01 विच इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच यूज्ड इन दी मैसेज की ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पार्टी टू अदर पार्टी। ठीक है, वीडियोज़ और इंटरनेट वाली भी ये है। अगर हम बात करें व्हाट इज CMS-01, इट इज़ द 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका वेट कितना है, दैट इज़ 1410। देखो ये वेट पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन UPSC के प्री में भी एक बार एस्ट्रोसैट का वेट पूछा जा चुका है, इसलिए हम लोग जो भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उसका वेट ध्यान रख लेते हैं, ताकि अगर पेपर में बाय चांस पूछा भी जाए तो हमें कम से कम पता हो। तो आपको ध्यान रखना है, अगर CMS पढ़ ही रहे हो तो इसका वेट भी याद कर ही लेते हैं, है ना। तो आपका अराउंड 1400 इसका वेट याद कर लो कि 1400 के अराउंड इसका वेट है। और साथ में एक और खास बात क्या है, इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ GSAT-12। GSAT-12 क्या थी? ये भी एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थी जिसको भी हम लोग कम्युनिकेशन के लिए ही यूज़ करते थे। बट अब क्या है, इसको 2011 में लॉन्च किया गया था, बट अब इसकी एफिशिएंसी बहुत डाउन हो चुकी है। इस वजह से GSAT-12 जो है उसकी जगह कौन लेगा? उसकी जगह लेगा CMS-01 सैटेलाइट, जो आपका पूरा टेलीकम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है आपका सिग्नल ट्रांसफ़र के लिए, इन सब के लिए ये काम आएगा।
ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। और साथ में इसकी लाइफ कितनी है, द लाइफ ऑफ दिस मिसाइल इज 7 ईयर्स। और साथ में ये पूरे इंडिया में तो कम्युनिकेशन पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। साथ में इंडिया में जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। GSAT जो 12 था दैट वाज नॉट एफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग द इंटरनेट कनेक्टिविटी टू द अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड्स, बट नाउ CMS has replaced GSAT 12 and now it has taken the responsibility so that it can provide the communication strategies to these two islands। ठीक बात है, रहेगा ये सिंपल याद। यहाँ से आप इस तरीके से आप इसको एक तरीके से क्रक्स की तरीके से याद कर सकते हो, इसके लिए कोई निमोनिक वगैरह बना सकते हो। तो इसमें आपका कौन सा सेटेलाइट है, 42nd है, किसको रिप्लेस किया है, क्या ये करेगा, क्या इसने कहाँ से लॉन्च किया गया है, लॉन्च व्हीकल नहीं किया हम लोगों ने, इट इज लॉन्च्ड बाय द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C50, PSLV C50 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये इंडिया की 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसने GSAT 12 को रिप्लेस किया है, जिसका वेट 1400 के अराउंड है, इसका kg के अराउंड वेट है। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशनल नहीं है। सिंपल है, आपका ये सैटेलाइट ऐसी है जो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंश्योर करता है। ठीक है, तो क्या सैटेलाइट है, कहाँ से लॉन्च किया गया है, क्या इसका फंक्शन है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ से देखनी है। चलो नेक्स्ट है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे है, कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को ये मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, थीम इज़ दी री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। अभी जो है कोरोना की वजह से देयर आर नंबर ऑफ माइग्रेंट्स जो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं, मतलब अपने जो घर, अपने जो जहाँ पर वो नेटिव प्लेसेस हैं जहाँ से वो आए थे उसको दोबारा से वो माइग्रेट करके वहाँ पर जा रहे हैं, बिकॉज शहरों में क्या लॉकडाउन लगने की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है और अब अल्टीमेटली क्या है, उनको खाने के लिए, रहने के लिए और काम करने के लिए जगह नहीं है, तो दे आर बेसिकली मूविंग। और ये सिर्फ इंडिया का केस नहीं है, दैट इज़ द केस ऑफ द होल वर्ल्ड। तो इसीलिए इस इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे को हम लोग मनाते हैं एवरी ईयर दिसंबर 18 में, जिसकी थीम क्या है इस बार की, द थीम इज री इमेजिनिंग द ह्यूमन मोबिलिटी। कि जो ह्यूमन मोबिलिटी है वो किसी प्रेशर के थ्रू ना हम कर पाएँ, बल्कि किसी पर्सन की अगर मर्जी है कहीं जाना तो उस वजह से वो जाए, बट वो वो फोर्सफुली ना उसको हम भेजें कि भाई क्योंकि लॉकडाउन लग गया है तो आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्सफुल माइग्रेशन, इट इज़ अ डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन। तो हमें माइग्रेशन को बहुत सीमलेस बनाना है, बहुत फैसिलिटेटिव बनाना है, और अल्टीमेटली हम इसको बताने के लिए ये डे मनाते हैं। ठीक है, और ये डे मनाता कौन है, इट इज़ द यूनाइटेड नेशंस एंड सेवरल अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो याद करने की जरूरत नहीं कौन मनाता है, सिंपल डे याद रखो, आप इसकी थीम याद रखो, और अल्टीमेटली कि क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन ही क्या साइन हुई थी, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज। ये बेसिकली कन्वेंशन है, सिंपल ध्यान रख लो, कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट्स। ये बेसिकली लॉन्च की गई थी ऑन दी 18th ऑफ दिसंबर। तो इसीलिए 18 दिसंबर को ये हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। ठीक है, थीम याद रहेगी, डे कब मनाते हैं ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लून। प्रोजेक्ट लून एक तो पता होना चाहिए कौन सी कंपनी का है, इट इज़ दी कंपनी ऑफ गूगल। तो गूगल कंपनी का ये एक प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो बलून्स के थ्रू हम इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं टू दी अदर रिमोट एरियाज एंड टुवर्ड्स दी अदर रूरल एरियाज, जहाँ पर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नहीं बिछा पाते, वाईफाई कनेक्शन नहीं पहुँचा पाते, उस एरिया में बलून के थ्रू हम लोग सैटेलाइट की ट्रांसमिशन सिग्नल्स करते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से देखो तो ये अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर अगर ऊपर हम लोग जाए अराउंड 20 किलोमीटर, अर्थ के सरफेस से 20 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाओगे तो उस एरिया में ये बलून्स सिचुएटेड होते हैं। और अल्टीमेटली ये क्या होता है, यहाँ से किसी ने मैसेज भेजा, यहाँ पर ये बलून के थ्रू गया और इस बलून ने अल्टीमेटली इस पर्सन को मैसेज सेंड कर दिया। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मेथड, काइंड ऑफ टेली कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए। तो जो प्रोजेक्ट लू है आपका सारा का सारा, ये गूगल ने लॉन्च किया है। जो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसने ये बोला कि लॉन्च किए हुए जो बलून्स हैं इनमें कुछ सिस्टम ऐसा होता है कि ये सैटेलाइट के, इनमें कुछ सिस्टम ऐसा होता है जो ये सिग्नल को ट्रांसमिशन इनकी पॉसिबल कर पाते हैं। तो गूगल ने ये बोला है कि हमारे जो बलून्स हैं, हमारे जो बलून्स हैं बेसिकली ये बहुत ज़्यादा टाइम तक जो स्ट्रेटोस्फीयर है ऑफ द अर्थ, दैट इज़ द स्ट्रेटोस्फीयर ऑफ द अर्थ में ये काफ़ी टाइम तक रहे हैं, अराउंड 312 डेज।
तो इतना हम लोगों ने बेसिकली टारगेट अचीव कर लिया है कि एक बलून को छोड़ने के बाद हम लोग 312 दिन तक उसके थ्रू सिग्नल ट्रांसमिशन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता लग गया कि भाई किस तरीके से कहाँ पर ये बलून सब सिचुएटेड हैं और किस तरीके से सिग्नल की ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट ईयर तक मतलब अराउंड 312 जो डेज हैं ये यहाँ पर रह चुका है इन दी स्ट्रेटोस्फेयर ऑफ द अर्थ। साथ में अगर हम बात करें व्हाट इज द प्रोजेक्ट लू, इट एम्स टू टैप द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर टू प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्टिविटी टू द रिमोट एरियाज ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वही जो हम लोगों ने डिस्कस किया वही स्लाइड्स में लिखा हुआ है, वही नोट्स में भी लिखा हुआ है। तो अगर आपको मेरे बोली हुई चीज़ समझ आ गई है तो आपको नोट्स वाली चीज़ भी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आपने इस तरीके से एक बार रिवाइज कर लेना है इसको ताकि कोई भी डाउट इसमें ना रह जाए। और ये करंट अफेयर में क्यों डाला है, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि इसने अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा डे तक जो बलून है वो स्ट्रेटोस्फेयर ऑफ द अर्थ में रह पाया है, जिसकी वजह से ये एक माइलस्टोन अचीवमेंट है कि भाई अभी से 312 दिन के लिए रहा है, फिर आगे आने वाले टाइम में 400, 500, 600 पूरे साल के 3-4 सालों के लिए लगातार भी एक बलून काम कर सकता है। ठीक बात है, तो आपको इस तरीके से इसको याद करना है। नेक्स्ट है विजय दिवस। विजय दिवस मनाते हैं हम लोग 16 दिसंबर को। देखो डिफरेंस है कारगिल विजय दिवस में और नॉर्मल विजय दिवस में। विजय दिवस है आपका नॉर्मली जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बेसिकली नेशन बना था, जिसमें इंडिया ने हेल्प करी थी। जो आपका वॉर था 13 डे वॉर के नाम से फेमस है कि 13 दिन के अंदर अंदर जो ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में इन लोगों ने कन्वर्ट करवा दिया था, एक नया नेशन बनवा दिया था। तो इस दिन पर 16 दिसंबर पर ही जो बांग्लादेश बना था अल्टीमेटली, और क्या हुआ था, इस डे को हम लोग मनाते हैं एज अ विजय दिवस। तो कारगिल विजय दिवस अलग है विच इज़ सेलिब्रेटेड आई थिंक 26 जुलाई, तो वो अलग डे है, ये वाला अलग डे है। ठीक है, तो आपको विजय दिवस नॉर्मल अलग याद रखना है, कारगिल विजय दिवस आपको अलग से और याद रखना है। ठीक बात है, चलो नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट मैरीटाइम थिएटर कमांड। आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया का जो मैरीटाइम है, अगर हम इंडिया की इस तरीके से बात करें तो इंडिया की एक तो वेस्टर्न नेवल कमांड है जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि सिक्योर रहे। एक इंडिया की ईस्टर्न नेवल कमांड है कि जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का उसके रिगार्डिंग सिक्योरिटी मेंटेन रहे। साथ में इंडिया में है एक सदर्न नेवल कमांड। तो ये 3 नेवल कमांड्स हैं इंडियन नेवी की जो ये इंश्योर करती हैं कि इंडिया का जो वाटर है इंडियन ओशन में, चाहे वो अरेबियन सी है चाहे वो बे ऑफ बंगाल है, ये सिक्योरिटी से मेंटेन रहे। अब जो ये तीनों के तीनों कमांड्स के थ्रू इंडिया क्या चाह रहा है कि इन तीनों के बजाय एक हो सिर्फ इंडिया की मैरीटाइम थिएटर कमांड। थिएटर कमांड का मतलब होता है जिसमें नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स, इन तीनों के जो पर्सोनल्स हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। मतलब अगर कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो कि भाई सी में यहाँ पर अगर चाइना की कोई शिप आ गई तो अल्टीमेटली चाइना की शिप को मार करने के लिए मिसाइल्स भी चाहिए होंगी, वो मिसाइल चाहिए मिलिट्री के पास हो सकती हैं, एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे जो आपके एयरफोर्स के पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग दी ऐसी वॉर लाइक सिचुएशंस। तो ऐसे सिचुएशन में इन तीनों कमांड्स के बीच में और साथ में एयरफोर्स या मिलिट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन की मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। तो इस वजह से ये ना हो तो इंडिया क्या चाह रहा है, इंडिया चाह रहा है कि हम लोग मैरीटाइम थिएटर कमांड बनाए। 2021 में लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, जो क्या करेगा, पूरा इंडिया का जो भी कोस्टल एरिया है 7516 किलोमीटर का जो कोस्टल एरिया है इंडिया में, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा ये। ठीक है, और अगर हम देखें कि ये किसको रिप्लेस करेगा, इट विल सब्ज्यूम दी वेस्टर्न नेवल कमांड। हमने देखा अभी मुंबई में है जो एक आपका ईस्टर्न नेवल कमांड जो वाइजैग में है, विशाखापट्टनम में, और सदर्न एयर कमांड जो आपका तिरुवनंतपुरम में है। और एक और इसमें ध्यान रखना है आपने, ट्राई सर्विस अंडमान एंड निकोबार कमांड। ट्राई सर्विस अंडमान निकोबार कमांड, इसमें भी क्या है आपकी ट्राई सर्विस कमांड है जिसमें एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी तीनों के ही पर्सोनल्स इंक्लूडेड होते हैं। तो जब इंडिया का मैरीटाइम थिएटर कमांड बन जाएगा तो ये इन चारों की चारों कमांड्स को सबस्यूम कर लेगा, मतलब एक बन जाएगी इंडिया की मैरीटाइम थिएटर कमांड। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की मैरीटाइम थिएटर कमांड किस किस को सबस्यूम कर लेगी, वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड, सदर्न एयर कमांड एंड ट्राई सर्विस कमांड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो आपको ये 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ में आपको और क्या ध्यान रखना है कि ये जो MTC बनेगा, मैरीटाइम थिएटर कमांड जो बनेगा, वो अल्टीमेटली किसको रिपोर्ट करेगा, इट विल रिपोर्ट टू द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ।
ठीक है, हमें पता है कि इंडिया में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी है, तो अल्टीमेटली वो इसको रिपोर्ट करेगा, बताएगा कि भाई मैंने सिचुएशन इस तरीके से टैकल करी, मैंने इस व्हीकल का यूज़ किया, मैंने इस मिसाइल का यूज़ किया, अभी ये कोई शिप है चाइना से आने वाली है, अटैक होने वाला है, जो भी आपकी इंटेलिजेंस होगी बेसिकली वो सारी की सारी जो रिपोर्ट होगी दैट विल गो टू द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, और आपने ध्यान रखना है इट इज़ टू इंटीग्रेट द एसेट्स, एसेट्स मतलब कोई मिसाइल है, कोई एयरक्राफ्ट है, कोई शिप है, टू इंटीग्रेट द एसेट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड द आर्मी एंड द कोस्ट गार्ड एज वेल। सभी की ही एक इंटीग्रेशन हो जाएगी जिसमें अगर सिचुएशन आती है वॉर लाइक तो आपको मिसकम्युनिकेशन ना फेस करनी पड़े, आपको मिस कोऑर्डिनेशन ना फेस करनी पड़े। तो इस वजह से इंडिया चाह रहा है कि इंडिया बना ले एक मैरीटाइम थिएटर कमांड, और अल्टीमेटली ये पहली बार होगा, इट इज़ द फर्स्ट जोग्राफिकल थिएटर कमांड बीइंग क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान ऑफ मिलिट्री। तो इंडिया की ये पहली जोग्राफिकल कमांड होगी जिसमें आपके सारी की सारी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की जो कुछ पर्सोनल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज़ हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं लोग, उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा ताकि किसी भी सिचुएशन को हम लोग टैकल कर सकें। अगर हम बात करें इसकी तो इट इज़ द फर्स्ट जोग्राफिकल थिएटर कमांड। इससे पहले भी इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में अंडमान एंड निकोबार जो कमांड थी इट वाज द जोग्राफिकल कमांड इन अक्टूबर 2021। मतलब अंडमान निकोबार सिर्फ नेवी नहीं थी, इसमें आपकी इस कमांड में नेवी के पर्सन्स भी थे, एयरफोर्स के पर्सन्स भी थे और आपके मिलिट्री के पर्सन्स भी थे। तो एक तो ये है, और साथ में दूसरी कमांड कौन सी है हमारी, द न्यूक्लियर आर्सेनल कमांड केम अप इन जनवरी 2003। ये आर्सेनल कमांड ये बेसिकली वो है जो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन रखती है, जो इनको लॉन्च करवाती है। ठीक है, तो देर आर टू अदर जोग्राफिकल कमांड्स, अंडमान एंड निकोबार कमांड्स जो 2001 में आई थी, और दूसरी है आपकी न्यूक्लियर आर्सेनल कमांड्स जो न्यूक्लियर वेपन्स की सारी इन्फॉर्मेशन रखती है, जो कब आई थी 2003 में। ठीक है, तो मैरीटाइम के लिए रिगार्डिंग पहली बार इंडिया सोच रहा है कि मैरीटाइम पूरी सिचुएशन के लिए पूरा जो 7516 किलोमीटर का इंडिया का कोस्ट एरिया है वहाँ पर सिर्फ एक ही कमांड हो, तो दैट इज मैरीटाइम के रिगार्डिंग इट इज़ द फर्स्ट कमांड। बट इससे पहले भी दो कमांड्स आ चुकी हैं, वन इज़ द अंडमान एंड निकोबार कमांड एंड द न्यूक्लियर आर्सेनल कमांड। तो आपने इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि ये कब लॉन्च होने वाला है, क्या इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली, टू प्रिवेंट द मिसकम्युनिकेशन एंड मिसकोऑर्डिनेशन इन दी वॉर लाइक सिचुएशंस। साथ में इसका एक और इन्फॉर्मेशन क्या है कि भाई ये इन रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, और साथ में सारे के सारे जो एसेट्स हैं कि मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है या फिर शिप्स हैं इंडियन मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी के, वो सारे के सारे एक ही जगह पर इंटीग्रेटेड रहेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, चीज़ों को डिप्लॉय करने में, चीज़ों को यूज़ करने में डिले नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इस बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है रामानुजन प्राइज फॉर द यंग मैथमेटिशियंस। यंग मैथमेटिशियंस के लिए एक प्राइज है जिसका नाम है आपका रामानुजन प्राइज। हम लोगों ने देखा था नेशनल मैथमेटिक्स डे जो 22 दिसंबर को मनाया जाता है, वो भी किसके बर्थडे पर ही था, श्रीनिवास रामानुजन के बर्थडे पर ही था। देखो इसी लेक्चर में आपकी रिविजन भी हो गई है ना। तो आपको देखना है कि ये प्राइज किसको मिला है। दिस प्राइज इज गिवन टू द डॉक्टर कैरोलिना आराजुओ। ये नाम इंपॉर्टेंट है, कैरोलिना आराजुओ, और ये प्राइज़ उनको दिया जाता है जो काफ़ी लो इनकम कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें अगर किसी 45 से नीचे के एज के पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा काम किया होता है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, उसको थोड़ा सा सेलिब्रेट करने के लिए, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए ये अवार्ड उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो अभी रिसेंटली ये अवार्ड किसको दिया गया है, इट इज़ गिवन टू द कैरोलिना आराजुओ। नाम इंपॉर्टेंट है, क्यों दिया जाता है, कितनी एज है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है इस करंट अफेयर के रिगार्डिंग में। ठीक बात है, चलो नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली बात चल रही है कि पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन होनी चाहिए, इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए, और साथ में जो भी लो इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वैक्सीन्स और दवाइयों की कमी ना फेस करनी पड़े। इसका बेसिक मकसद क्या है, वी हैव टू अचीव द इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। और ये जो डे है वो कब मनाया जाता है, इट इज़ रिमेंबर्ड इन द December 12। तो आपको हमने काफ़ी सारे डेज इसमें किए हैं। एक बार आराम से जब ये वीडियो ख़त्म कर लोगे तो अल्टीमेटली एक बार आराम से आंखें बंद करके जितने भी डेज हम लोगों ने किए हैं उनको याद करने की कोशिश करना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अभी ही अगर याद कर लोगे तो पेपर में एक बार चीज़ें देखते ही याद आ जाएंगी। ठीक है, अगर प्रॉपर नहीं भी याद आएगा तो कम से कम कुछ आपके जो ऑप्शंस होंगे वो तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक बार ध्यान रखना है कि भाई कौन कौन से डे हम लोगों ने आज किए हैं। तो हम देखते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन दी December 12। और अगर हम थीम की बात करें, थीम है इसकी
हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन, चाहे वो लो इनकम कंट्री का मेंबर है, चाहे वो हाई डेवलप्ड कंट्री का मेंबर है, या फिर और कोई भी मेंबर है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे ट्रांसजेंडर है, इन सब की जो हेल्थ है उसको कवर करना पूरे वर्ल्ड का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो जो थीम है दैट इज हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल। क्लियर है? ये तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कब मनाया जाता है और क्या इसका थीम रहा है। नेक्स्ट है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। ये एक टाइप ऑफ कैंपेन है जो हम किसके अंदर चलाते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। इंडिया में एक मूवमेंट चल रहा है, फिट इंडिया मूवमेंट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, है ना। तो ये फिट इंडिया कैंपेन है जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स चला रहा है, जिसके अंदर एक कैंपेन है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, जिसमें लोगों को ये अवेयर करवाया जाता है। ये कैंपेन है ना एक तरीके से, तो इसमें लोगों को अवेयर करवाया जाता है कि भाई आपकी फिटनेस आपके लिए कितना ज़्यादा मायने रखती है। मतलब अगर आप जिम ज्वाइन करते हो, आप कैलकुलेट करते हो कि भाई मेरे को महीने में 2000 रुपये देने पड़ जाएंगे, अब मुझे खाना भी ढंग से खाना पड़ेगा तो उसके पैसे भी अलग जोड़ोगे, तो आप पहले कैलकुलेट करते हो कि भाई अल्टीमेटली आपको कितने पैसे लगेंगे जिम जाने के लिए। लेकिन आपको ये कैलकुलेट नहीं करना, आपको कैलकुलेट क्या करना है कि भाई अगर आप जिम नहीं जाओगे तब आपकी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे आपके अराउंड जो पीपल हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी फैमिली पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। और जब आप उसे कैलकुलेट करोगे तब जाकर आप जो है फिटनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित फील करोगे। ठीक है, तो यही चीज़ें बताने के लिए, अवेयर करवाने के लिए सरकार ने क्या चलाया है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज कैंपेन। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को इस कैंपेन के लिए बहुत ज़्यादा शाबाशी दी है कि भाई आपने कैंपेन चलाया है जिससे लोगों में फिट रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोश देखने को मिला है। तो आपको ऐसे कैंपेन और चलाते रहने हैं। तो जिन्होंने नहीं सुना हुआ आज सुन लो और आज से ही फिटनेस करना शुरू कर देना। जिन्होंने पहले से सुना हुआ था, पहले से कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो उसके लिए तो शाबाशी आपको पहले से ही है। नेक्स्ट है इन व्हाट इज पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। आपको ध्यान रखना है पीएम वानी, प्रधानमंत्री पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, फुल फॉर्म भी याद रखनी है क्योंकि पेपर में फुल फॉर्म भी आ सकती है। हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द पीएम वानी पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इसका बेसिकली काम क्या है, पूरे इंडिया में पब्लिक वाईफाई को लगाना। मतलब आप किसी भी एरिया में जाओ, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टेशन हो, चाहे आप कोई और रिमोट एरियाज़ हो, वहाँ पर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए पूरे इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ वाईफाई सेंटर्स को लगाया जा रहा है, वाईफाई कनेक्शंस को प्रमोट किया जा रहा है। मतलब आपका मोबाइल डेटा अगर नहीं भी चल रहा है तो आप वाईफाई के थ्रू चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर को आप कोई चीज़ अगर देखना चाहते हैं इंटरनेट पर तो आप वो देख सकें। दैट इज़ अ पब्लिक वाईफाई, नाम से क्लियर है, पब्लिक वाईफाई, जहाँ पर वो वाईफाई कनेक्शन जो सभी को प्रेजेंट होगा, जो भी पब्लिक वहाँ पर जा रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर आपके पास हेडसेट है तो आप उस एरिया में जाकर वाईफाई को गेन कर सकते हो और उसके थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंश्योर कर सकते हो। तो दैट इज़ डन बाय दी पीएम वानी। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कई सारे वाईफाई नेटवर्क को लगाना पूरे इंडिया में। कि भाई रिसेंटली हम लोग पीएम वानी को काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग हमें वाईफाई कनेक्शंस लगाने हैं, तो हमें पता है। तो इसीलिए कि हम लोगों ने यूनियन कैबिनेट ने ये प्रॉमिस किया है कि आगे आने वाले कुछ सालों में हम बहुत ज़्यादा वाईफाई स्टेशंस, वाईफाई सेंटर्स को डेवलप करने वाले हैं। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। ठीक बात है। तो ये क्या चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए हल्का सा। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन इन द कंट्री, जहाँ पर सिंपल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ही नहीं, वाईफाई कनेक्टिविटी को भी इंश्योर करवाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें कि व्हाट इज़ द प्लान यही है कि भाई मैसिव वाईफाई नेटवर्क को हम लोगों को लॉन्च करवाना है, जिसके लिए कोई भी, अगर आप कोई वाईफाई नेटवर्क लगाना चाहते हो, आप वाईफाई लगवाने वाली कोई कंपनी हो, तो अल्टीमेटली उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं चाहिए, कोई उसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए टू सेटअप दी वाईफाई नेटवर्क्स। तो अगर आप वाईफाई नेटवर्क लगाना चाहते हो, लगाना अगर चाहते हो तो उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है और कोई भी लाइसेंस फी नहीं है टू सेटअप दी वाईफाई नेटवर्क्स और दी डेटा सेंटर्स। तो आपको ध्यान रखना है, पेपर स्टेटमेंट आ रखी है पहले से ही कि इस पीएम वानी के अंडर आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आप वाईफाई नेटवर्क के डेटा सेंटर्स को लगाना चाहते हो तो। लेकिन ये फ्री है, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है और कोई भी आपका कोई लाइसेंस फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इसके बारे में हल्का सा चीज़ें ध्यान रखनी है।
ठीक है, तो क्या पीएम वानी है, क्यों ये न्यूज़ में था, और अल्टीमेटली क्रक्स क्या निकला है पूरे करंट अफेयर का कि भाई पूरे इंडिया में हमें वाईफाई नेटवर्क को प्रमोट करना है ताकि लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। और ये सारा का सारा काम कौन करेगा? सरकार भी कर सकती है, सरकार ये टेंडर किसी कंपनी को भी दे सकती है, और जो कंपनी है नेटवर्क लगाने वाली उसके लिए उसको पहले से ही कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लगानी पड़ेगी, कोई लाइसेंस फ़ी नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये पूरा क्रक्स है इस पे करंट अफेयर का। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका माउंट एवरेस्ट। ये न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली चाइना और नेपाल ने दोनों ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। पहले क्या होता था, चाइना के अकॉर्डिंग इसकी हाइट थी 8844 मीटर, 8844 मीटर हाइट थी, और अगर नेपाल की बात करोगे तो नेपाल के अकॉर्डिंग इट वाज 8848 मीटर्स, तो 4 मीटर का डिफरेंस था। लेकिन अभी चाइना और नेपाल ने मिलकर ये इंश्योर कर लिया है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, इट इज़ दी 8848.86, मतलब 86 सेंटीमीटर हायर है एज कंपेयर टू दी पहले नेपाल की जो कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है अभी माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी हो गई है, 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है, जो कितनी बन गई है 8848.86 मीटर्स। ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ में था। और माउंट एवरेस्ट है कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट इज इन दी नेपाल। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI। देखते हैं कि भाई इंडेक्स है, कौन रिलीज करता है, कितना इंडिया का रैंक आया है और इसके क्या पैरामीटर्स थे। तो इसको लॉन्च कौन करता है? इट इज़ लॉन्च्ड बाय द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट NCI। जर्मन वॉच एक NGO है जर्मनी की, जर्मन वॉच प्लस कैन क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क कैन। तो आपको तीनों याद रखने हैं, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये तीनों मिलकर रिलीज करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडेक्स में बेसिकली क्या होता है, ये बताते हैं कि किसी भी कंट्री ने क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कितने ज़्यादा स्टेप्स उठाए हैं। जितना ज़्यादा कम रैंक होगा उतना मतलब उसने रैंक अच्छे उठाए हैं, मतलब उसने स्टेप्स उतने अच्छे उठाए हैं। ठीक है, तो अगर हम इससे बात करें कि कौन लॉन्च करता है, तो ये 3 लॉन्च करता है, आपने ध्यान रखना है। अगर हम इंडिया के रैंक की बात करें तो इंडिया के रैंक जो है इसमें इट इज़ दी 10th रैंक आउट ऑफ 57 कंट्रीज। मतलब जो कंट्री फर्स्ट नंबर पर है उसने बहुत ज़्यादा काम किए हैं क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने के लिए, और जो कंट्री 57वें नंबर पर है उसने बिल्कुल भी काम नहीं किए हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। इसका मतलब इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है, बिकॉज इंडिया इज़ एट द 10th पोजीशन। और ये 57 वो कंट्रीज़ हैं जो मैक्सिमम 90% ऑफ द वर्ल्ड एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और अल्टीमेटली इसीलिए इन्हीं 57 कंट्रीज़ को, 57 कंट्रीज़ की हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने कितना काम किया है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। ठीक है, तो इंडिया का अपने रैंक ध्यान रखना है। इंडिया की रैंक है अभी 10th रैंक। इंडिया, अगर हम चाइना की बात करें, चाइना का रैंक है इसमें 33, मतलब चाइना ने भी कोई खास काम नहीं किए हैं, खास इनिशिएटिव नहीं उठाए हैं टू प्रिवेंट द क्लाइमेट चेंज, टू प्रिवेंट द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, चाइना का रैंक ध्यान रखना है और आपने इंडिया का रैंक ध्यान रखना है। अगर हम बात करें पैरामीटर्स की, तो देयर आर 4 पैरामीटर्स। वन इज क्लाइमेट पॉलिसी, कि क्या किसी कंट्री ने क्लाइमेट पॉलिसी ऐसी निकाली है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। क्या ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन कम हो, मतलब उसने कम करने के लिए कितना ज़्यादा स्टेप्स उठाए हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिशंस हैं दे आर पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर आप ये कम कर दोगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी, तो क्लाइमेट चेंज भी प्रिवेंट हो जाएगा। थर्ड है आपका एनर्जी यूज़, आपने कौन सी एनर्जी यूज़ करी है, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करी है या फिर नॉन रिन्यूएबल यूज़ करी है इन द फॉर्म ऑफ कोयला, है ना। तो कौन सी एनर्जी का आपने ज़्यादा यूजेज बढ़ाया है वो आपको ध्यान रखना है। और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी, आपने रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं। तो दीज आर दी 4 पैरामीटर्स जिसके बेसिस पर इस इंडेक्स में किसी कंट्री को रैंक दिया जाता है। मैं दोबारा बता रही हूँ, पहली है आपकी क्लाइमेट पॉलिसी, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी की प्रमोशन के लिए स्टेप्स, एंड लास्ट में एनर्जी यूज़, किस तरीके से आपने एनर्जी यूज़ करी है, क्या ट्रांसपोर्ट में यूज़ करी है, क्या आपने इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करी है, डोमेस्टिक वर्क में यूज़ करी है, वो डिपेंडेंट है कि भाई किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो आपने ये 4 पैरामीटर्स ध्यान रखने हैं। इन 4 पैरामीटर्स के बेसिस पर ही इंडिया को 10th रैंक प्रोवाइड किया गया है। इसका मतलब इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उठाए हैं टू प्रिवेंट द ग्लोबल वार्मिंग और टू प्रिवेंट द क्लाइमेट चेंज और टू रिड्यूस द ग्लोबल एमिशंस ऑफ द कार्बन, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आपको पता है कि भाई किसने लॉन्च किया है, क्या रैंक है और क्या इसमें किसी कंट्री का रैंक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अगर हम एक और चीज़ में बात करें ना, तो ये इंडेक्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया और यूके,
इंडिया और यूके ऐसी कंट्रीज निकलकर सामने आई हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उठाए हैं। तो खास करके इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की काफ़ी तारीफ करी है इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो विच इज़ अ गुड थिंग फॉर इंडिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी रिसेंटली किसने लॉन्च की है? यूनेस्को ने लॉन्च करी थी 2020 दिसंबर में, और इसने 2 सिटीज़ ओरछा सिटी और ग्वालियर सिटी, इन तीनों को इंक्लूड कर दिया है इन दी लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ में। आपको ध्यान रखना है ओरछा और ग्वालियर दोनों ही किस में है? दे आर प्रेजेंट इन दी MP डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, किसके लिए फेमस है, क्यों फेमस है, नहीं इंपॉर्टेंट याद करने के लिए, बस पता होना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन रिलीज करता है, किसके अंडर ये काम आती है, और अल्टीमेटली कौन सी नई सिटीज़ हैं जो इसका पार्ट बनी है। तो आपको इसके बारे में इतना ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट है HL2M तोकामक रिएक्टर। आपको तोकामक रिएक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली चाइना ने इसको स्टार्ट करने की कोशिश करी है जिसमें सक्सेसफुल वो हो गए हैं। तोकामक रिएक्टर कौन सा है? इट इज़ द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। नॉर्मली जो भी हमारे रिएक्टर्स हैं इंडिया में या बाकी कंट्रीज़ में वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है ना, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है। ये वाला कौन सा है? इट इज़ द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, मतलब जिसमें 2 एटम्स मिलकर एक एटम बनाते हैं और अल्टीमेटली एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, फिजन के लिए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो रिएक्टर बनाया है चाइना ने सक्सेसफुली, तो इसका मतलब इसने काफ़ी अच्छा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। दैट इज़ द नेम ऑफ द रिएक्टर HL2M तोकामक रिएक्टर विच इज़ बेस्ड इन दी चाइना। अगर हमें पता हो तो सन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। सन में क्या होता है? हाइड्रोजन आर बेसिकली कन्वर्टिंग इनटू हीलियम, तो 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बना रहे हैं, तो 4 बेसिकली फ्यूज होकर एक हीलियम बना रहे हैं, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और कितनी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी सन से निकलती है। तो ऐसे ही इस रिएक्टर में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 चीज़ों को फ्यूज़ करवा रहे हैं जिससे क्या एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी को यूज़ करके हम लोग क्या बनाएंगे? विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। तो यही हमारा एक प्रॉपर पर्पस है इसको बनाने का, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजन रिएक्शन के मुकाबले फ्यूजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने सिंपल एक रिएक्शन में ही काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली, तो इस वजह से फ्यूजन रिएक्शंस आर मोर प्रेफरेबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम देखें C32LH2 प्रोपेलेंट टैंक, ये बेसिकली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये इंडिया का जो एक है लार्जेस्ट एवर क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक। पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई बताओ कि C32LH2 बेसिकली क्या है? तो ये है आपका क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक। क्रायोजेनिक जो फ्यूल है जो हम लोग यूज़ करते हैं GSLV में, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में, जो काफ़ी बड़े बड़े सैटेलाइट को, काफ़ी ज़्यादा भार वाली सैटेलाइट्स को ऊपर लेकर जाने के लिए काम आता है। तो जब ये प्रोपेलेंट टैंक थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा बना दिया गया है तो अल्टीमेटली और जो मास की सैटेलाइट्स हैं और वेट की जो सैटेलाइट्स हैं उनको भी हम लोग क्या करेंगे? अल्टीमेटली स्पेस में पहुंचा पाएंगे। अभी हम लोग जो है 4000 kg के ऊपर सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं करवा पाते हैं बाय द GSLV। उसके लिए हमें फ्रेंच गायना जो साउथ अमेरिका में कंट्री है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन जब एक क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक आ जाएगा, मतलब इसमें ज़्यादा फ्यूल डाला जा सकता है, तो ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेट को भी कैरी कर सैटेलाइट को ऊपर लेकर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग 4 टन से ज़्यादा, मतलब 4000 kg से भी ज़्यादा 6000 kg तक की सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करवा पाएंगे इन द स्पेस। तो ये है पूरा का पूरा आपका C32LH2 प्रोपेलेंट टैंक, जो किसने बनाया है? इट इज़ मेड बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड लिमिटेड टू कैरी द हैवियर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इनटू द स्पेस। वही जो हमने डिस्कस किया वही आपके यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एक बार नोट्स में से पढ़ोगे तो आपकी ढंग से रिविजन हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 100 ऑक्टेन पेट्रोल। ये रिसेंटली आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है 100 ऑक्टेन पेट्रोल। जितना भी किसी भी ऑक्टेन नंबर, किसी भी पेट्रोल का या किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होता है, इसका मतलब उतना ही वो इंजन जो है एफिशिएंटली काम करता है। तो IOC ने रिसेंटली 100 ऑक्टेन पेट्रोल को लॉन्च करवाया है, जिसको अभी कुछ शहरों में लॉन्च किया जाएगा। कौन से वो शहर हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ध्यान रखना है 100 ऑक्टेन पेट्रोल इज लॉन्च्ड बाय द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है, और अगर हम देखें कि व्हाट आर दी ऑक्टेन रेटिंग्स, जितना ज़्यादा ऑक्टेन रेटिंग्स होते हैं उतना ही ज़्यादा फ्यूल की स्टेबिलिटी भी होती है और उतना ही ज़्यादा जो इंजन है वो एफिशिएंटली काम करता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ऑक्टेन 100 जो पेट्रोल है वो रिसेंटली IOC ने रिलीज़ करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे।
नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन ही भोपाल गैस ट्रेजेडी में, भोपाल जो एरिया है एमपी में, वहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी वो रिलीज हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस वॉज रिलीज, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पर्सनस की डेथ हो गई थी। और उसी को याद रखने के लिए कि भी ऐसी घटना दोबारा ना हो, कुछ स्टेप्स ऐसे उठाने चाहिए, उसी को याद रखते हुए हम लोगों ने क्या सेलिब्रेट किया है? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे एट December 2। ठीक है, आपको पीछे कंसेप्ट पता है कि क्यों मनाया जाता है? इन द रिमेम्बरेंस ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, तो आपको पता है कौन सी गैस है? गैस इज दी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, गैस इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में गैस का नाम आ जाता है कि कौन सी गैस भोपाल गैस ट्रेजेडी में रिलीज हुई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल हमें पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल इज द कोलैबोरेशन ऑफ इंडिया एंड रशिया। तो इंडिया एंड रशिया ने मिलकर बनाई है। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मोस में मिला है। ब्रह्म का मतलब है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर और मोस का मतलब है मॉस्कोवा रिवर ऑफ रशिया। तो इन दोनों रिवर्स के नाम पर इसको मिलाकर ब्रह्मोस नाम दिया गया है, ब्रह्मपुत्रा ऑफ इंडिया एंड मॉस्कोवा रिवर ऑफ रशिया। तो अगर हम बात करें, ये बेसिकली क्या है? मिसाइल है। इस मिसाइल की अगर हम बात करें तो रेंज है, रेंज इज 290 किलोमीटर। और ये कैसी मिसाइल है? इट इज़ दी क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल कौन सी होती है? जो बेसिकली अटैक करने के काम आती है किसी भी आने वाली मिसाइल को, है ना। अगर कोई मिसाइल आपकी कंट्री में एंटर कर रही है तो आपने उसको अटैक करना है, अपने आप को डिफेंड करना है, तो अल्टीमेटली आप ये क्रूज मिसाइल को लॉन्च करते हैं। और इसकी खास बात क्या है? इट इज़ दी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब है इसकी जो स्पीड है दैट इज मोर देन द स्पीड ऑफ द साउंड एंड अराउंड 2.8 to 2.9 मैक इज द स्पीड ऑफ दिस ब्रह्मोस मिसाइल। तो इसको रिसेंटली अभी आर्मी में तो लॉन्च करवा दिया गया है, आर्मी में इसको दे दिया गया है। अभी एंटी शिप वर्जन भी इसका टेस्ट किया गया है कि अगर आप मिसाइल को, ब्रह्मोस मिसाइल को किसी शिप की तरफ अटैक करवाते हो तो अल्टीमेटली वो भी सक्सेसफुल हो गया है। तो वी कैन ऑल्सो यूज ब्रह्मोस मिसाइल टू अटैक द शिप्स, टू अटैक द एनिमी शिप्स। ठीक है, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, रेंज इसकी इतनी है, स्पीड इसकी 2.8 to 2.9 मैक है। ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा रिवर ऑफ इंडिया एंड रशिया की कोलैबोरेशन से इसका नाम बनाया गया है और इसका अभी रिसेंटली एंटी शिप वर्जन को लॉन्च किया गया था, दैट इज़ व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़। तो कुछ चीज़ें इसमें और लिखी हुई हैं, ये आप लोग नोट से पढ़ लेंगे, मैंने बता दिया है, बस आपको यहाँ से रिविजन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इट इज़ सेलिब्रेटेड इन दी नागालैंड एरिया। और कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, क्योंकि 1 दिसंबर को ही जो नागालैंड है स्टेट बना था। तो स्टेटहुड डे नागालैंड का 1 दिसंबर है, तो उसी दिन, उसी रिमेम्बरेंस में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें नागालैंड का जो डाइवर्स कल्चर है उसको थोड़ा सा शो करवाया जाता है कि पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चाएं हो। तो अल्टीमेटली इसको सेलिब्रेट करने के लिए दे सेलिब्रेट द हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक बात है, रहेगा याद। इट इज़ दी 1 दिसंबर को ये स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली ये 10 दिन का एक एनुअल डे, 10 दिन चलता है पूरा का पूरा ये फेस्टिवल, जो हर साल मनाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड एड्स डे। इंपॉर्टेंट है, December 1 को ही ये मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय दी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो WHO है ना, वो बेसिकली आपकी टोटल 11 डेज बनाती है टू जनरेट दी अवेयरनेस, टू जनरेट दी सेंसिटाइजेशन इन द माइंड्स ऑफ पीपल कि उस डिजीज से वो बचे रहें। तो वो 11 में से एक वर्ल्ड एड्स डे है। तो आपको पूरे 11 पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इन्हीं डे से मेनली आता है अगर किसी डिजीज़ पर आएगा तो आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब से मना रहे हैं हम इसको? 1988 से मना रहे हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो थीम है इसकी ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ध्यान रखनी है, ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एड्स को रोकना सिर्फ एक कम्युनिटी या एक पर्सन का रोल नहीं है। इट इज़ द ग्रुप ऑफ ऑल द पीपल, सॉलिडेरिटी ऑफ ऑल द पीपल। और साथ में आपको ये 10 डेज जरूर याद रखने हैं। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक याद रखना है, हेपेटाइटिस डे, पेशेंट सेफ्टी डे, चागाज डिजीज डे, और ये जो आपके 5 हैं, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे एंड वर्ल्ड मलेरिया डे। ये मैंने लिखे नहीं है साथ में, क्योंकि ये आपका होमवर्क है। आपको ये अपने नोट्स में साथ में लिख लेना है कि ये डे कब मनाया जाता है, क्योंकि जितना आप लोग खुद से मेहनत करोगे तो उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। सिंपल यहाँ पर देखने चीज़ें याद नहीं होती हैं जब तक आप खुद थोड़ा सा रिसर्च नहीं करते हो तो। ठीक है, तो ये सारे आपने ध्यान रखने हैं 10 के 10 डेज, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनता है मेनली।
ठीक है, तो ये हमारे पूरे के पूरे दिसंबर वाले करंट अफेयर थे जो हम लोगों ने पूरे कंपाइलेशन करी है। यहाँ पर आप लोगों को होमवर्क पता है कि भाई मैंने क्या आपको क्या क्या चीज़ें बताने के लिए बोली हैं, तो आपने वो नोट्स में नोट डाउन कर लेना है ताकि आपका ये पूरा का पूरा चीज़ें कंपाइल होकर एक प्रॉपर नोट्स बन जाए। ठीक है, तो आपने इनकी रिवीजन करनी है, रिवीजन करने के बाद ही याद रहेगा। एक रिवीजन आपने वीडियो देखने के बाद करनी है, एक रिवीजन आपने पेपर से पहले करनी है। तो ये डोजेस मिलते रहेंगे रिवीजन के, तभी आपकी जो सेहत है, जो आपका पेपर है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछने से हिचकिचाना नहीं, आप कहीं पर भी कमेंट कर सकते हैं, CBL को फ़ोन कर सकते हो, जैसा आपका दिल करे, वी आर अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।